हिंदी, मैं बहुत उत्कृष्ट हूँ। सांस, वांग टेंग अचानक देखा। मैच देखे बिना ही उन्हें पता था कि कौन जीतेगा। एग्लिरो शक्तिशाली था। नक्षत्र बल के साथ वह अपने साथियों के बीच अजेय था। वह चरणों को भी पार कर सकता था और अपने से उच्च साधना क्षेत्र वाले किसी व्यक्ति को हरा सकता था। खैर, जब तक कि उसकी युद्ध क्षमता बहुत कमजोर न हो। लेकिन देश इनका ऐसे मार्शल योद्धा को अपने देश को शर्मिंदा करने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए म्यू झिगुओ निश्चित रूप से हार जाएगा। डैन ताइक्सुआन और अन्य लोगों ने जब वांग टेंग की आह सुनी तो उनके दिल की धड़कनें रुक गईं। वह ये प्रतिक्रिया यूं ही नहीं कर सकता था। ठीक उसी समय कोलिजियम में प्रकाश और धूल अंततः छट गई। सभी ने जल्दी से देखा। म्यू झिगुओ अखाड़े में आधा घुटने टेके हुए था और वह दयनीय स्थिति में था। उसका पूरा शरीर थोड़ा जला हुआ था। एग्लिरो अपनी हथेलियां आपस में जोड़े हुए हवा में तैर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पफट, म्यू झिगुओ ने एग्लिरो की ओर देखा और मुंह में ताजा खून उगल दिया। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से ऊपर खींचा और लड़खड़ा गया। उसने अपनी तलवार जमीन पर मारकर ही अपने शरीर को स्थिर किया। हार मान लो, वांग टेंग खड़ा हुआ और बोला। म्यू झिगुओ ने अपने दांत पीस लिए, उसकी निगाहें जिद्दी थीं। नेता होने के नाते मेरा निर्णय अंतिम है। हम हार स्वीकार करते हैं। वांग टेंग मैदान में चले गए और शांत स्वर में बोले। महायाजक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, देशी इनका जीत गया। म्यू झिगुओ की आंखों में अनिच्छा झलक उठी। चिंता मत करो, तुम सिर्फ एक मैच हारे हो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वांग टेंग ने एग्लिरो को गौर से देखा। फिर उसने म्यू झिगुओ को उठाया और उसे अखाड़े में नीचे ले आया। एड्स बाय पब फ्यूचर। म्यू झिगुओ के हाव भाव देखकर अन्य योद्धा उसे सांत्वना देने के लिए आगे आए। वरिष्ठ शब्द लुओ चेंग के गले में अटक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। शायद वह अकेला व्यक्ति था जो म्यू झिगुओ की वर्तमान भावनाओं को समझ रहा था। मैं ठीक हूं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। म्यू झिगुओ ने अपना सिर हिलाया और कहा। ठीक है, हम अभी अभी एक मैच हारे हैं। क्या तुम लोगों को इतना गंभीर होना चाहिए? तुम ऐसा लग रहे हो जैसे तुमने अपना कोई साथी खो दिया है। चिंता मत करो, हम अगली बार इसे फिर से जीत सकते हैं, वांग टेंग ने बेपरवाही से कहा। हर कोई जानता था कि वह उन्हें सांत्वना दे रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आंखें अनियंत्रित रूप से घुमाई। उसका स्वर बहुत चिड़चिड़ा था। वह कुछ सकारात्मक क्यों नहीं कह सका? टीम के साथी को खोने से उसका क्या मतलब था? क्या वह उन्हें कोस रहा था? अरे कितने कृतघ्न है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और बैठ गया। उसने अपना नाश्ता निकाला और उदासीनता से उसे चबाने लगा। एक पल के लिए सिर्फ उसके चबाने की आवाज रह गई। सभी की भौहें तन गईं। वे चाहते थे कि वे उसे जमीन पर दबा दें और पीट दें। कितना क्रोधजनक। जब वे मैच के बारे में चिंतित थे तब वह बेमन से खाना खा रहा था। उनकी उपेक्षा करते हुए वांग टेंग ने चुपचाप अपनी उपलब्धियों की गिनती की। अग्नि बल तारांकन 680, नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 65, धातु बल तारांकन 750, मेटल ब्लेड कॉन्शियस 350, मेटल ब्लेड कॉन्शियस 290। वांग टेंग बहुत खुश था। जैसी कि उम्मीद थी, उस आदमी ने फोर्स तारामंडल गिरा दिया। इसके अलावा यह अग्नि तत्व से संबंधित था जो उसके पास था। नक्षत्र बल अग्नि 87। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने राजधानी जिया में भूमिगत प्रयोगशाला में अग्नि तत्व नक्षत्र बल के 22 अंक प्राप्त किए थे। अब 65 अंक जोड़ने पर उसके पास कुल 87 अंक थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास उपयोग करने के लिए अग्नि तत्व नक्षत्र बल अधिक है। दुर्भाग्य से उसे अपने सामान्य बल को नक्षत्र बल में बदलने के लिए कोई शास्त्र नहीं मिला था। अगर वह अपने सभी बलों को नक्षत्र बलों में बदल सकता है तो उसकी क्षमता तेजी से बढ़ेगी। जहां तक प्राचीन भगवान के शरीर का सवाल है, यह बेकार था। शास्त्र निस्संदेह अद्भुत था, लेकिन यह केवल उसके भौतिक शरीर को मजबूत कर सकता था। यह उसकी शक्तियों को विकसित करने में मदद नहीं कर सकता था। प्राचीन ईश्वर के शरीर से प्रेरणा प्राप्त करना निराशाजनक था। नक्षत्र बल के अतिरिक्त उन्होंने सामान्य बल भी प्राप्त किया। वांग टेंग ने गहरी सोच में अग्नि बल के 680 बिंदुओं को देखा। जाहिर है, एग्लिरो ने नक्षत्र बल के उपयोग को पूरी तरह से नहीं समझा था। उसके शरीर में बल का केवल एक हिस्सा नक्षत्र बल था, बाकी साधारण अग्नि बल था। इसके बाद उसने धातु बल के 750 बिंदुओं पर नजर डाली। एक निम्न स्तरीय सामान्य चरण मार्शल योद्धा द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले ब्रिगेडियर जनरल स्टेज मार्शल योद्धाओं द्वारा गिराए गए बुलबुले की तुलना में मूल्य में अधिक थे।
अंततः धातु ब्लेड के प्रति सचेत हो गया। मैच के दौरान ब्लेड कॉन्शियस म्यू जिगुओ ने जो प्रदर्शन किया वह प्रभावशाली था। हालांकि वह एग्लेरो से हार गया, लेकिन यह उसकी स्टेज और क्षमता के कारण नहीं था। वह फोर्स की गुणवत्ता में अंतर के कारण हार गया। धातु ब्लेड सचेत अभी भी एक शक्तिशाली सचेत था। धातु ब्लेड सचेत 340/5005वां स्तर। वांग टेंग के पास पहले से ही मेटल ब्लेड की चेतना थी और वह चौथे स्तर पर था। 640 अंक और प्राप्त करके वह सफलतापूर्वक 5वें स्तर पर पहुंच गया। उसकी ब्लेड चेतना जितनी मजबूत होगी, उतना ही अधिक लाभ वांग टेंग को होगा। वह अपनी तलवार ब्लेड की आग में जितनी अधिक तलवार और ब्लेड के प्रति चेतना भरेगा, वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। इस बारे में ध्यान से सोचते हुए वांग टेंग को खुद पर गर्व होने लगा। वह इतनी आसानी से और सहजता से इतनी शक्तिशाली युद्ध तकनीक कैसे बना सकता है? आह, मैं तो बहुत ही उत्कृष्ट हूँ। वांग टेंग को अचानक एहसास हुआ कि चाहे वह ब्लेड के प्रति सचेत हो, तलवार के प्रति सचेत हो या मुट्ठी के प्रति सचेत हो, वह अनजाने में उन्हें मिला रहा था। यहां तक कि उसकी सेना भी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या यही उसका मार्ग था? वांग टेंग ने गहरी सोच में अपनी थोड़ी को छुआ। उसे लगा कि उसने कुछ उल्लेखनीय खोज की है। वैसे भी बिना कुछ किए विशेषताओं को चुनना अद्भुत लगा। देश इनका और देश जिया के मैच के बाद अन्य देशों के मार्शल योद्धा बेचैन हो गए। लार्ज ईगल नेशन का गेराल्ड अचानक खड़ा हो गया और अपनी पीठ को फैला लिया। उसने अर्नोल्ड से कहा, द्वंद्व युद्ध देखने से मेरी हड्डियां खुजली कर रही हैं। मुझे व्हाइट ईगल नेशन के साथ खेलने दो। लापरवाह मत बनो, अर्नोल्ड ने उसे याद दिलाया। मुझे पता है, मुझे पता है। गेराल्ड ने अपना हाथ हिलाया और कोलिजियम में चला गया। जब लोगों ने देखा कि लार्ज ईगल नेशन भी इसमें भाग ले रहा है तो सभी की दिलचस्पी बढ़ गई। गेराल्ड ने आसपास के माहौल को देखा और व्हाइट ईगल नेशन की दिशा में रुक गया। उसने धीरे से अपना मुंह खोला, लार्ज ईगल नेशन, गेराल्ड। मैं व्हाइट ईगल नेशन को चुनौती देना चाहूंगा। हर कोई हमें चुनौती क्यों दे रहा है? योके का चेहरा काला पड़ गया। वह हताश था। लेकिन लार्ज ईगल नेशन कितना पूर्वानुमानित है, योके ने व्यंग्य किया। वह अपने पीछे खड़े युवक की ओर मुड़ा। शुएन, अब तुम्हारी बारी है। शुएन ने गेराल्ड की ओर देखा। वह खड़ा हुआ और सीधे अखाड़े में चला गया। व्हाइट ईगल नेशन एक अपरिचित चेहरा भेज रहा है। मैंने उसे पहले कभी लड़ते नहीं देखा। क्या यही वह तुरुप का पत्ता है जिसे वे छिपा रहे थे? बड़े ईगल राष्ट्र ने भी अपने सबसे शक्तिशाली मार्शल योद्धा को भेजा होगा। मैं महसूस कर सकता हूं कि इस आदमी की आभा निम्न स्तरीय सामान्य स्तर पर है। विभिन्न देशों के योद्धा धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वे इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शुएन, इस समय शुएन गेराल्ड के सामने आ गया था। उसने उदासीन स्वर में कहा। गेराल्ड के हाथ में एक सफेद नाइट की तलवार दिखाई दी। उसने उसे जमीन पर तान दिया और सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। उसकी उपस्थिति तुरंत बढ़ गई। शुएन के चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आया जब उसके शरीर से एक अदृश्य आभा फूट पड़ी। धमाका! ये दोनों आभाएं हवा में टकराईं। पल भर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुझ पर आश्चर्य की वर्षा हो। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। दुर्जय योद्धाओं के बीच आभा की लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं थी। वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए दिख सकते थे, लेकिन असल में वे हमला करने का मौका तलाश रहे थे। इस युद्ध में जो भी व्यक्ति किसी खामी का खुलासा करता था, वह अपने प्रतिद्वंद्वी को उस पर भयंकर हमले करने का मौका देता था। उनके स्तर पर हर गलती घातक होती थी। निम्न स्तरीय सामान्य चरण मार्शल योद्धाओं की क्षमता पृथ्वी पर पिरामिड के शिखर पर थी। उनका हर एक हमला जीवन के लिए खतरा था। उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। कोलिजियम में सन्नाटा था। किसी ने पहले हमला नहीं किया। वे दोनों अपनी अपनी तलवारें निकाले एक दूसरे को घूर रहे थे। यह आसन्न तूफान से पहले की शांति थी। दर्शकों ने अपनी सांसें रोक ली और बिना पलके झपकाए नीचे खड़े दो लोगों को देखते रहे। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और जीभ चटकाए। देखो, वे एक दूसरे को कितनी गहरी निगाहों से देख रहे हैं। लोग सोच रहे होंगे कि वे कब तक एक दूसरे को देखते रहेंगे। सब लोग, उसके आसपास खड़े लोग गंभीरता से मैच देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उसके शब्द सुने तो उनके कठोर चेहरे का भाव गायब हो गया। तीव्र निगाह। वे एक सभ्य और सामान्य लड़ाई कर रहे थे, फिर भी वांग टेंग माहौल को असहज बनाने में कामयाब रहे। इस कमीने के दिमाग में क्या अजीब बातें चल रही थी। हालांकि वांग टेंग के ऐसा कहने के बाद उन्हें लगा कि सचमुच गेराल्ड और शुएन के बीच कुछ चल रहा था। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता?
वांग टेंग की आंखें चमक उठी जब उसने उनके भाव देखे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्य योद्धाओं के हाव भाव तुरंत बदल गए। यह विचार उनके दिमाग में सिर्फ एक पल के लिए आया था, लेकिन वांग टेंग ने फिर भी इसे नोटिस किया। क्या इस आदमी की आंखें चील की तरह तेज थी? लेकिन यह उसकी गलती थी। अगर उसने इसका जिक्र नहीं किया होता तो वे उस दिशा में नहीं सोचते। वे सभी शुद्ध और भोले लोग थे। उनके मन में ऐसे अभद्र विचार नहीं होंगे। इसलिए ये वांग टेंग की गलती थी। वांग टेंग ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। चुप रहो, डैन ताइक्सुआन चिल्लाया। वह शर्मिंदगी से गुस्से में आ गई। वांग टेंग को उसकी आवाज में तिरस्कार का भाव महसूस हुआ। उसने मुंह बनाया और बुदबुदाया, यह क्या है? औरतें कितनी अजीब होती हैं। क्या तुम फिर से ऐसा कहने की हिम्मत करोगे? डैन ताइक्सुआन के कान बहुत तेज थे। उसने वांग टेंग को घूरते हुए कहा। झू यूशाओ, जी जिमिंग और अन्य लोग उस पर गर्व से झूम उठे। कितना साहसी युवक था जो सब कुछ कहने की हिम्मत रखता था। क्या वह नहीं जानता था कि महिलाएं संकीर्ण सोच वाली होती हैं? मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? तुमसे कौन डरता है? वांग टेंग ने उसे घूरते हुए धार्मिक स्वर में कहा, मैंने अभी क्या कहा? ओह ठीक है, मैंने कहा कि तुम आकाश में देवी की तरह सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता इस ब्रह्मांड में अद्वितीय है। तुम एक असाधारण उत्कृष्ट महिला हो। फफ रेन किंगकॉन्ग ने अभी अभी पिया हुआ पानी मुंह से थूक दिया। यह सबसे बेशर्म व्यक्ति था जिसे उसने कभी देखा था। रेन किंगकॉन्ग को अचानक समझ आ गया कि वह उसके खिलाफ क्यों हार गया था। वह ये भी जानता था कि वांग टेंग इतना शक्तिशाली क्यों था और अपने साथियों से मीलों आगे क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बेशर्म था। उनके पूर्वजों ने सही कहा था कि जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं है वह जय है। जी शियुमिंग और बाकी लोग हैरान थे और अजीब निगाहों से वांग टेंग को घूर रहे थे। अचानक उन्हें उसके प्रति सम्मान की भावना महसूस हुई। वे कभी भी आवश्यकता पड़ने पर अपने अहंकार को त्यागने का कौशल नहीं सीख पाएंगे। लुओ चेंग ने तो चुपके से उसे अंगूठा भी दिखाया। प्रभावशाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डैन ताइक्सुआन ने उसे एक अस्पष्ट मुस्कान दी। वह जानती थी कि यह बदमाश बकवास कर रहा है, लेकिन फिर भी वह खुश थी। तुम समझदार हो। डैन ताइक्सुआन ने उसकी ओर देखा और आलसी होकर बैठ गया। धमाका। इसी समय मैदान में एक जोरदार विस्फोट हुआ। गेराल्ड और श्यूइन में लड़ाई शुरू हो गई थी। वे आसमान में एक दूसरे से हिंसक रूप से टकरा गए। एक पल में गड़गड़ाहट की गर्जना और आंधी की तीखी चीख ने अखाड़े को जलमग्न कर दिया। बिजली बल, पवन बल। वांग टेंग अचानक अपनी आंखों से मुस्कुराया। खुशी उसके दिल में भर गई। ये दो मार्शल योद्धा बिजली तत्व और वायु तत्व मार्शल योद्धा थे। अच्छा हुआ, जैसा कि दो बड़े देशों की प्रतिभाओं से अपेक्षा थी। उत्परिवर्तित तत्व मार्शल योद्धा दुर्लभ थे। जब से वांग टेंग एक मार्शल योद्धा बने थे, तब से उनकी मुलाकात केवल कुछ उत्परिवर्तित तत्व मार्शल योद्धाओं से ही हुई थी। हालांकि इस वैश्विक विनिमय कार्यक्रम में उन्होंने एक बर्फ तत्व मार्शल योद्धा, एक दिव्य आत्मा मास्टर और अब बिजली तत्व और वायु तत्व मार्शल योद्धाओं को देखा। मुझ पर आश्चर्य की बारिश हो। वांग टेंग को लगा जैसे वह आकाश की ओर चिल्ला रहा हो। आसमान में गेराल्ड एक हरे रंग की चमक में बदल गया था। उसका शरीर हवा में उड़ती आत्मा की तरह हल्का और फुर्तीला था। उसकी स्थिति को कैप्चर करना मुश्किल था, लेकिन जब भी वह हमला करता तो वह एक अत्यंत तीक्ष्ण हरे प्रकाश वाले ब्लेड में बदल जाता, जो आकाश में उड़ता और उसे चीरता हुआ हवा में स्पष्ट निशान बनाता। व्हाइट ईगल नेशन का शुएन भी बहुत शक्तिशाली था। बिजली की चमक से नहाया हुआ, वह अपने हाथ में बिजली की तरह लंबा भाला लेकर आकाश में उड़ता रहा। वे एक भीषण लड़ाई में लगे हुए थे। जब भी वे टकराते थे, तेज आंधी के साथ साथ हर जगह चांदी की बिजली की चिंगारियां उड़ती थीं। जब वे केंद्र में होते थे तो उनके आसपास का क्षेत्र हिंसक ताकतों से लथपथ युद्ध का मैदान बन जाता था। उनके द्वंद्वयुद्ध से उत्पन्न हलचल आश्चर्यजनक थी, जिससे अन्य योद्धा अचंभित रह गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन वे आकाश की ओर देखते रहे, कोई भी विवरण चूकना नहीं चाहते थे। वे बहुत शक्तिशाली हैं, झाओ युवानबू ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह दृश्य देखकर चकित था और खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। लुओ चेंग, जी जिमिंग और दूसरे मार्शल योद्धा भी हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके और इन असली शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं के बीच बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि वे अभी भी युवा थे। अगले वैश्विक विनिमय कार्यक्रम में वे उस ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। वे और भी अधिक मजबूत हो सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बड़े ईगल राष्ट्र और सफेद ईगल राष्ट्र की दोनों प्रतिभाएं उत्परिवर्तित तत्व मार्शल योद्धा होंगी, म्यू झिगुओ ने गंभीरता से कहा।
वे अपने अपने तत्वों में एक गहन अवस्था तक पहुंच चुके हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं, डेन ताइक्सुआ ने कहा, उसकी निगाहें झपक रही थी। रेन किंगकॉन्ग ने झपकते हुए निराशा में अपनी मुट्ठी भींच ली। वह भी बिजली तत्व वाला मार्शल योद्धा था, लेकिन वह शुएन से कहीं कमजोर था। दूसरा पक्ष उसे सिर्फ एक हाथ से हरा सकता था। अगर यह वांग टेंग होता तो क्या होता? उसने युवक की ओर देखा, और उसे एहसास हुआ कि वह उन दो योद्धाओं के बीच हो रही लड़ाई को उत्साह और खुशी के साथ देख रहा था। क्या बकवास है! उस प्रसन्न चेहरे का क्या मतलब था? जब वे इतने शक्तिशाली हैं तो आप खुश क्यों हैं? रेन किंगकॉन्ग की दृढ़ मानसिकता के बावजूद वह विलाप करने से खुद को नहीं रोक सका। ईमानदारी से वह वांग टेंग के विचारों को समझ नहीं सका। ये व्यक्ति अनोखा था। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वांग टेंग इस बात से बहुत खुश था कि गेराल्ड और श्यूएन अपनी लड़ाई के दौरान विशेषता बुलबुले गिराते रहे। हरे और बैंगनी बुलबुले एक एक करके आसमान से गिरे और कोलोसियम की जमीन पर तैरने लगे। एक और फसल। बिजली बल तारांकन 5-0। बिजली बल तारांकन 30। वायु बल तारांकन 4-5। वायु बल तारांकन 2-5। पवन आत्मा चेतन 10। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। पवन आत्मा चेतन। वांग टेंग दंग रह गया। फिर उसकी आंखों में खुशी और भी स्पष्ट हो गई। उसने सोचा कि हवा और बिजली की शक्ति प्राप्त करना ही काफी है, क्योंकि वह एक आसानी से संतुष्ट होने वाला बच्चा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी भेड़ें उसे और अधिक आश्चर्यचकित करेगी। उन्होंने एक वायु तत्व सचेत विशेषता को गिरा दिया। जैसे ही हवा की आत्मा उसके शरीर में विलीन हुई, उससे जुड़ी यादें वांग टेंग के दिमाग में उभर आईं। वहां एक समुद्र था जिसमें हवा समुद्र की सतह पर उग्र थी, जिससे भयंकर और डरावनी लहरें पैदा हो रही थी। एक आकृति भयंकर तूफान में इधर उधर भटकती हुई खड़ी थी, जड़हीन घास की तरह बाईं दाईं ओर तैर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण तूफान से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और लहरें उससे निगल जाएंगी। फिर भी जब भी वह समुद्र में गिरता, वह फिर से बाहर निकल आता, बारिश और तूफान के बीच आगे बढ़ता और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में आत्मज्ञान के लिए संघर्ष करता। शुरुआत में लड़खड़ाने और गिरने से लेकर तूफान की आदत पड़ने और समुद्री अबाबील की तरह उसका स्वागत करने तक, यह धीरे धीरे हल्का और फुर्तीला हो गया। जैसे ही छवि ने हिलना बंद किया, वांग टेंग को ज्ञान का एहसास हुआ। विशेषता बुलबुले को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद उसकी आंखों में अनियंत्रित रूप से एक हरे रंग की चमक दिखाई दी। एक हवा ने उसके शरीर को छू लिया, जिससे सबके बाल ऊपर उठ गए। डेन ताइक्सुआन और अन्य लोग मार्शल योद्धा थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अंतर महसूस किया। वे हरकत के स्रोत का अनुसरण करते हुए वांग टेंग की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि उसकी आंखों में चमक धीरे धीरे गायब हो रही थी, और वे दंग रह गए। क्या आपको फिर से ज्ञान प्राप्त हुआ? डेन ताइक्सुआन ने अनिश्चितता के साथ पूछा। थोड़ा थोड़ा, वांग टेंग ने अपने हाथ हिलाकर उनका ध्यान हटाने की कोशिश की। हर कोई अवाक था। थोड़ा सा। अगर वे उसके करीब नहीं होते और अभी उस अजीब हवा को महसूस करते, तो वे उस पर यकीन कर लेते। हालांकि उनका ध्यान मैच पर था, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं सोचा। उन्होंने अपनी निगाहें फिर से आसमान की ओर घुमा ली। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। अगर वे पूछते तो उसे समझाने में बहुत मुश्किल होती। उसने कुछ देर पहले ही 130 पॉइंट बिजली का बल और 115 पॉइंट हवा का बल महसूस किया था। अब उसे अपने शरीर में दो ताकतों का एहसास हो रहा था। उन्होंने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर दोबारा मैदान की ओर देखने लगे। जैसे जैसे द्वंद्व अधिक तीव्र होता गया, अधिक से अधिक विशेषता बुलबुले गिराए गए। वांग टेंग एक मेहनती किसान बन गया, जो अपनी रैक घुमाता था और दूसरों की मेहनत का फल खोदता था। ये घबराहट और रोमांच दोनों था। वे बहुत तेज हैं। मैं उन्हें साफ नहीं देख पा रही हूँ, झू युशाओ ने अचानक कहा। उसके माथे पर पसीना आ गया था। Ku Fei and Yanbo seemed to find it strenuous too. Unable to keep up with their speed, they felt helpless. Gerald is at the losing end, Wang Teng said calmly. What? Everyone was surprised. Based on their observation, the two people in the arena were equally matched. Why was Gerald at the losing end? Gerald is good at speed. His attacks are not weak, but that depends on his opponent. Shuan is a lightning element martial warrior. In front of his lightning attacking skills, Gerald's attacks will be destroyed soon, Wang Teng analyzed. Zhu Yushao and the others understood. They thought about it carefully and realized that Gerald didn't gain an upper hand when his attacks collided with Shuan's lightning power. They were destroyed every time. Wang Teng was right.
Gerald used his exceptional speed to fight with Shuan, so it gave people an illusion that he was of equal strength. Of course, Shuan wasn't slow either. But compared to Gerald, who had the wind soul conscious, he was a little slower. This fellow, they looked at Wang Teng with respect. When they were still struggling on the surface, Wang Teng had already looked past it and saw the essence. Not everyone had such sharp eyesight. They didn't know that Wang Teng's battle awareness had already reached the 9-star level. Adding in his experience, he could tell many things at a single glance. Boom! Suddenly, changes occurred to the battle in the arena. A figure fell from the sky, its body covered with a thick green glow. A purple lightning bolt struck down on the body without any mercy. The two lights were like two shooting stars moving at extremely high speed. Boom! The purple bolt of lightning caught up with the green ball of light in front. It stabbed right into the ball of light like a lightning spear. Arnold stood up abruptly with a grim expression. He clenched his fists tightly and stared intently at the two lights in the arena. Boom! The ball of light smashed onto the ground, throwing dust into the air. Cracks spread out on the ground. If even the sturdy ground of the Colosseum was not let off, you could tell how powerful that attack was. The martial warriors from the other countries held their breaths as they looked in the arena. They waited for the final result. After some time, the dust dissipated, and the arena was cleared. Gerald was lying on the ground with a shallow hole below him. The cracks spread out like spiderwebs. Shuan stood in front of him with his battle spear. His face was calm. The sharp tip of the spear was pointed at Gerald's neck, sparks of electricity flashing on it. I lost, cough. Gerald moved his lips with difficulty. While speaking, he suddenly coughed violently before vomiting a mouthful of blood. Shuan kept his long spear after Gerald admitted defeat. He walked towards the spectators' stand. The high priest announced the results. Everyone sighed. To them, Gerald was already very powerful, but he still lost to Shuan. वांग टेंग ने श्यूएन की पीठ पर गौर से नजर डाली. फिर, उसने जमीन पर बिखरे हुए विशेषता बुलबुले उठाए. बिजली बल तारांकन 150 नवंबर LBJNN. बिजली बल तारांकन 240. बिजली बल तारांकन 330. लिटिंग बैटल कॉन्शियस 120. आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 205. आध्यात्मिक क्षेत्र ज्ञानोदय 180. पवन बल तारांकन 510. पवन बल तारांकन 420. पवन आत्मा चेतन 275. आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 136. आध्यात्मिक क्षेत्र ज्ञानोदय 170. दिव्य पवन शास्त्र 65. वांग टेंग आश्चर्यचकित था. अरे बाप रे, विशेषता बुलबुले की कितनी बड़ी संख्या. उसे 720 अंक बिजली बल और 930 अंक पवन बल प्राप्त हुआ था. यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसने इन दो लोगों को नहीं मारा था. इसके बाद आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा के 341 अंक और आध्यात्मिक क्षेत्र ज्ञानोदय के 350 अंक थे. दुर्भाग्य से इनमें से अधिकांश प्रतिभाएं आध्यात्मिक क्षेत्र की आत्मा और आत्मज्ञान से युक्त थीं. ये सब वांग टेंग के लिए कुछ भी नहीं थे. तब पवन आत्मा चेतना के 275 अंक थे. इसे पहले प्राप्त 10 अंकों के साथ जोड़कर अब उसके 285 अंक हो गए थे. पवन आत्मा चेतना 285/1000 प्रथम स्तर. उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि पवन आत्मा चेतना के अलावा उन्होंने एक और चेतना गुण भी प्राप्त किया, लिटिंग युद्ध चेतना. जैसे ही ये विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, वांग टेंग के दिमाग में एक आकृति उभरी. यह आकृति आकाश में बिजली के बोल्टों से लड़ रही थी, अकेली लेकिन शक्तिशाली. इसने धीरे धीरे एक भयावह युद्ध चेतना को इकट्ठा किया. ये छवि तब समाप्त हो गई जब उस आकृति ने अपना भाला आकाश में फेंका तथा बिजली की एक चमक से टकराया. धमाका. विस्फोट के बीच वह आकृति बिना हिले डुले खड़ी रही. उसके चारों ओर चमकती बिजली उसे भव्य और आकर्षक बना रही थी. युद्ध के प्रति सचेत रहना, वांग टेंग ने खुद से कहा. उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी. अजीब आदमी और कठोर आदमी. अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशंस. संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस. तुमने अभी क्या कहा? डैन ताइक्सुआन ने उत्सुकता से पूछा. जब वांग टेंग अपने आप से फुसफुसा रहा था तो उसने लीटिंग बैटल कॉन्शियस शब्द नहीं सुने थे. कुछ नहीं, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया. डैन ताइक्सुआन ने अपना सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा. फिर वह मुरी और कोलिजियम की ओर देखने लगी. सच कहें तो गेराल्ट कमजोर नहीं था. इसके विपरीत वह बहुत शक्तिशाली था और दुनिया भर के मार्शल योद्धाओं में उसका नाम सबसे ऊपर था.
लेकिन जब दो ताकतें एक दूसरे के खिलाफ टकराती हैं तो अंततः एक ही हार होती है। उसके और श्वेन के बीच हुए युद्ध में श्वेन अंतिम विजेता था। उसके बिजली के तेज रुख ने कई लोगों पर गहरी छाप छोड़ी थी। सबकी नजरों में व्हाइट ईगल नेशन अपने पत्ते छिपाए हुए था। साधारण दिखने वाले श्वेन ने पहले कभी कोई चाल नहीं चली थी, लेकिन जब उसने चाल चली तो उसने एक बेहतरीन प्रतिभा के लायक ताकत दिखाई, गेराल्ट को हराया और जीत हासिल की। ये स्पष्ट था कि श्यूएन व्हाइट ईगल राष्ट्र का तुरुप का इक्का था। इस समय श्यूएन दर्शकों के स्टैंड पर लौट आया और व्हाइट ईगल नेशन के सभी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। योके खास तौर पर खुश थे। इतने सारे मैचों के बाद व्हाइट ईगल नेशन अब पराजित पक्ष नहीं रह गया था। NOWELL-BE-IN.CO इस बारे में बात करना दुखद था। उनके जैसी महान विश्व शक्ति को विनिमय कार्यक्रम में इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह वर्ष उनके लिए प्रतिकूल था। हर कोई उन्हें निशाना बना रहा था और जिन मार्शल योद्धाओं को उन्होंने भेजा था, उन सभी को क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी गरिमा मिट्टी में मिल गई। अब स्थिति थोड़ी बेहतर थी। अब जब श्वेन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, तो उसने सभी अन्य मार्शल योद्धाओं को दिखा दिया था कि व्हाइट ईगल राष्ट्र में भी बेहतरीन प्रतिभाएं हैं। इसके विपरीत आर्नोल्ड का मूड खराब था। लार्ज ईगल नेशन को गेराल्ट से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन वह श्वेन के हाथों हार गया। ये निस्संदेह इस एक्सचेंज इवेंट में सबसे बड़ा उलटफेर था। फिर भी उसने गेराल्ट को कुछ शब्दों से सांत्वना दी। आखिरकार वह लार्ज ईगल नेशन की प्रतिभा थी। अगर इस हार से उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह अफसोस की बात है। डैन ताइक्सुआन ने अपनी नजरें हटा ली और अफसोस से कहा, क्या आप उसी गेराल्ट के बारे में बात कर रहे हैं? वांग टेंग ने पूछा। हाँ, चाहे वह कहीं भी हो, उसे एक शीर्ष प्रतिभा माना जाएगा। इस तरह से हारना दुखद है, डैन ताइक्सुआन ने टिप्पणी की। यह अफसोस की बात है। अगर वह मेरे साथ मैच खेल पाता तो बेहतर होता। वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। उन्होंने महसूस किया कि यदि श्वेन को उनके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता, तो वे गेराल्ट से अधिक विशेषता बुलबुले प्राप्त कर सकते थे। वांग टेंग ने अपने गुण पैनल पर नजर डाली। धर्मग्रंथ वाले भाग के नीचे एक नया लेख था, दिव्य पवन धर्मग्रंथ। एक आकाश रैंक बल कौशल शास्त्र। लिटिंग बैटल कॉन्शियस के अतिरिक्त इस बार सबसे मूल्यवान लूट गेराल्ट की दिव्य पवन शास्त्र थी। वांग टेंग ने कई आकाश श्रेणी शास्त्र प्राप्त किए थे। उसके पास पहले से ही 4 आकाश श्रेणी बल कौशल शास्त्र थे, पृथ्वी, अग्नि, लकड़ी और जल। अब उसके हाथ एक आकाश श्रेणी वायु बल कौशल शास्त्र लग गया था, जिससे कुल शास्त्रों की संख्या 5 हो गई। अगर लोगों को इस बारे में पता चले तो उनके होश उड़ जाएंगे। किसी के लिए एक उच्च कोटि का ग्रंथ प्राप्त करना बहुत ही फिजूल खर्ची वाली बात थी, और वे अपने परिवार की सारी संपत्ति उस पर खर्च कर देते। फिर भी वांग टेंग के पास 5 ग्रंथ थे। कोई भी ऐसी बात के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। हालांकि वांग टेंग अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने गेराल्ट पर अपनी नजरें गड़ा दी और अधिक दिव्य पवन शास्त्र विशेषताएं प्राप्त करना चाहता था। तुम्हारी यह निगाह क्या है? डैन ताइक्सुआन ने असहाय होकर पूछा। गेराल्ट पहले से ही काफी दुखी था, लेकिन वांग टेंग ने फिर भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। जब उसने उसकी निगाहें देखी तो उसे पता चल गया कि वह अजीब अजीब चीजों के बारे में सोच रहा था। अगर उसका सामना वांग टेंग से होता तो उसकी स्थिति पहले से बेहतर नहीं होती, बल्कि और भी खराब हो सकती थी। डैन ताइक्सुआन वांग टेंग को बहुत अच्छी तरह से जानता था। यह आदमी कभी भी प्रतिद्वंद्वी को सामान्य तरीके से नहीं हरा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, खांसी, इसका कोई और मतलब नहीं है। मैं बस इतना खुश हूं कि मुझे इतना बढ़िया प्रतिद्वंद्वी मिल गया है, वांग टेंग ने सूखी खांसी के साथ कहा। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। वह वास्तव में उसके साथ मैच खेलना चाहता था क्योंकि उसने देखा था कि वह कितना अच्छा है। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी जितना बेहतर होगा, उसकी खूबियां उतनी ही मूल्यवान होंगी। ये सच था। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो बैट देश का एक योद्धा कोलिजियम में आया और जिया देश को चुनौती दी। कौन जा रहा है? क्वो फी और यान बो ने एक दूसरे को देखा। वे देश जिया में अकेले थे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया था। वांग टेंग भी उनसे उनके विरोधियों को नहीं छीनेंगे। पहले आप, यान बो ने मुस्कुराते हुए कहा। क्वो फेई ने सिर हिलाया और कुछ भी अनावश्यक नहीं कहा। वह उठकर कोलिजियम में कूद गया। दोनों ने एक दूसरे से परिचय करने के बाद काम पर लग गए। उनकी ताकत बढ़ गई और वे एक पल में ही टकरा गए। क्यू फेई बहुत शक्तिशाली था।
उसकी लकड़ी की शक्ति ब्रिगेडियर जनरल स्तर तक पहुंच चुकी थी, और वह लकड़ी की शक्ति के उपयोग में निपुण था। वांग टेंग ने देखा कि वह एक लंबी काली छड़ पकड़े हुए था जो धातु या लकड़ी से बनी हुई नहीं लग रही थी। जब उसने उसे हिलाया तो हवा में छवियां उभरी, जिसने कंट्री बैट के मार्शल योद्धा को घेर लिया। उसकी रॉड तकनीक में लकड़ी के बल की चेतना का एक निशान था, और यह सिर्फ एक साधारण हमला नहीं था। बाहरी लोगों की नजर में ऐसा लग रहा था कि यह चालाकी थी और इससे बचाव करना असंभव था। देशी बैट मार्शल योद्धा तलवार पकड़े हुए था, और जब वह छड़ की छवियों से टकरा रहा था तो उसके शरीर में पानी का बल उमड़ रहा था। बूम बूम बूम। जोरदार दहाड़ के बाद क्यू फेई ने मौके का फायदा उठाया और रॉड को प्रतिद्वंद्वी की छाती पर पटक दिया। यह ऐसा था जैसे कोई सांप अपने बिल से बाहर निकल आया हो। देशी बैट का योद्धा अपने मुंह से खून उगलते हुए उड़ गया। अपनी लंबी छड़ी थामे क्वो फेई एक आदर्श मुद्रा प्रदर्शित करते हुए कोलोसियम में गर्व से खड़ा था। दुनिया भर के मार्शल योद्धा हैरान थे। क्यू फेई ने आसानी से मैच जीत लिया था। निश्चित रूप से देश जिया के मार्शल योद्धाओं को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। देश जिया ने यह मैच जीत लिया है, महायाजक ने घोषणा की। डैन ताइक्सुआन ने ये शब्द सुनकर राहत की सांस ली। अब तक तो सब ठीक है। झू युशाओ और म्यू झिगुओ पहले ही हार चुके थे। अगर क्यू फेई भी हार गया तो देश जिया लगभग खत्म हो जाएगा। उसने वांग टेंग को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। वह आदमी कोई सामान्य मार्शल योद्धा नहीं था और उसे उसकी गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। तुम्हें उनके हारने का बहुत डर है। वांग टेंग ने उसकी चिंता को भांप लिया था। उसने उसे अजीब तरह से देखा और अजीब सी आवाज में कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता। डैन ताइक्सुआन ने उसे घूर कर देखा। इस एक्सचेंज इवेंट में देश अपने सभी योद्धाओं की व्यापक ताकत को देख रहे हैं। ये सिर्फ एक आदमी की ताकत के बारे में नहीं है। तुम ताकतवर हो सकते हो, लेकिन अगर क्यू फेई और अन्य लोगों का प्रदर्शन खराब रहा तो इससे देश जिया के बारे में दूसरे देशों की धारणा नहीं बदलेगी। झू युशाओ और म्यू झिगुओ भले ही हार गए हों, लेकिन उनकी ताकत का प्रदर्शन बुरा नहीं था। दूसरे देश भी इसे देख सकते हैं। जब तक वे मूर्ख नहीं हैं, वे उन्हें कम नहीं आंकेंगे, वांग टेंग ने कहा। डैन ताइक्सुआन ने कहा, ये कहने के बाद भी, हार तो हार ही है। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। वांग टेंग ने कंधे उचका दिए। उसे मानना पड़ा कि डैन ताइक्सुआन ने जो कहा वह सच था। दुनिया सिर्फ विजेताओं को देखती है और कोई भी विफलताओं की परवाह नहीं करता। यह एक बहुत ही सामान्य घटना थी और एक सामान्य बात थी। कहने के लिए और कुछ नहीं था। उन्होंने कोलिजियम को देखा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित करके उन विशेष बुलबुले को इकट्ठा किया जो क्यू फी और कंट्री बैट मार्शल योद्धा ने गिराए थे। लकड़ी बल तारांकन 730। सांप कुंडल रॉड सचेत 150। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 35। जल बल तारांकन 760। वाटर ब्लेड कॉन्शियस 50। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 80। आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान 48। सांप कुंडल छड़ी सचेत। वांग टेंग ने सोचना शुरू कर दिया। ये रॉड कौशल कोफी ने अभी अभी निष्पादित किया होगा। ये छड़ अपने लक्ष्य के चारों ओर कुंडली मारे हुए एक फुर्तीले सांप की तरह थी। एक बार आप इसमें उलझ गए तो आपको इससे बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होगी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि इस छड़ चेतन की अपनी विशिष्टता थी। इस छड़ी चेतना की आत्मज्ञान प्रक्रिया वांग टेंग के मन में प्रकट हुई। जंगल में एक व्यक्ति सर्प तारा जानवरों से लड़ रहा था। उसने उनकी आदतों और युद्ध तकनीकों की नकल की और धीरे धीरे सर्प कुंडल चेतना का विकास किया। वांग टेंग की नजर चमक उठी। उसे कई लाभ मिले। ये कहने के बजाय कि यह सर्प कुंडलित क्षण चेतन था, इसे सर्प कुंडलित क्षण चेतन कहना अधिक उचित था। सांप कुंडल रॉड चेतन सबसे उथला रूप था। असली तकनीक सांप कुंडल चेतन थी। इसका इस्तेमाल तलवार कौशल, ब्लेड कौशल और यहां तक कि मुट्ठी या हथेली कौशल में भी किया जा सकता था। यही बात अन्य कौशलों पर भी लागू होती है। इस समय उच्च ज्ञान प्राप्ति के लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। वांग टेंग बिना किसी के सिखाए ही सांप की कुंडली वाली चेतना को समझने में सक्षम था। अन्य विशेषता बुलबुले आम थे। वांग टेंग ने उन पर ज्यादा ध्यान दिए बिना उन्हें स्कैन किया। एक्सचेंज समाप्त होने के बाद वह अपने समग्र लाभ की गणना करेगा। इसके बाद अन्य देशों के मार्शल योद्धाओं ने अखाड़े में कदम रखा और शानदार मुकाबले पेश किए। यान बो ने देखा कि उसके अलावा सभी लोग बाहर जा चुके हैं, इसलिए वह खड़ा हुआ और चुनौती देने के लिए एक देश चुना। अंत में वह जीत गया। आज कंट्री जिया को 2 जीत और 2 हार मिली। उन्होंने झू युशाओ और म्यू झिगुओ की हार से खुद को उबार लिया।
जीत के बाद यान बो का मूड अच्छा था। वह खुशी खुशी दर्शकों के स्टैंड पर वापस चला गया। जब सभी लोग उसे बधाई देने के लिए उसके चारों ओर एकत्र हुए, तो नियोन देश का एक मार्शल योद्धा अचानक खड़ा हो गया। ये व्यक्ति शेनाई टोंगजी था। इस महिला मार्शल योद्धा ने अपने आखिरी मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। उसने व्हाइट ईगल नेशन के एक मार्शल योद्धा को हराया था और यहां तक कि उसे पागल भी कर दिया था। यह ऐसा काम नहीं था जो सामान्य मार्शल योद्धा कर सकते थे। इसलिए सभी देशों ने उस पर विशेष ध्यान दिया। बहुत से लोग जानते थे कि शेनाई टोंगजी एक दिव्य आत्मा गुरु थी। जब वे उन पर ध्यान केंद्रित करते थे तो उनकी आंखों में ईर्ष्या और गंभीरता होती थी। इस संसार में बहुत कम दिव्य आत्मा स्वामी थे, और वे सभी वास्तव में प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा थे। केवल उच्च आध्यात्मिक शक्ति प्रतिभा वाले लोग ही आध्यात्मिक गतिकी सीख सकते हैं और दिव्य आत्मा के स्वामी बन सकते हैं। सामान्य लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। कई लोगों ने कंट्री नियोन की अच्छी किस्मत की प्रशंसा की। यह अत्यंत प्रतिभाशाली दिव्य आत्मा गुरु इस छोटे से देश से आया था। ये कैसा भाग्य था। क्या ऐसा हो सकता है कि शेनाई टोंगजी की मां ने उसे जन्म देते समय भाग्यशाली सितारे पर कदम रखा था। अन्य देशों के मार्शल योद्धा उसके अगले मुकाबले के बारे में सोच रहे थे। शेनाई टोंगजी किसे चुनौती देंगे, यह विचार सभी के मन में था। उसकी शीर्ष स्तरीय प्रतिभा के साथ केवल कुछ ही संभावित उम्मीदवार थे। केवल वे लोग जो उसके प्रतिद्वंद्वी हो सकते थे वे थे श्वेन, गेराल्ड, वेलेरिया और कुछ अन्य प्रतिभाएं। लेकिन आधे दिन तक इंतजार करने के बाद भी शेनाई टोंगजी ने अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं चुना था। वह बस वहीं अचंभित खड़ी रही। उसका भावहीन और प्यारा चेहरा थोड़ा खोया हुआ लग रहा था। महायाजक ने खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सके, शेनाई टोंगजी, आप किस देश को चुनौती देना चाहते हैं? हम। शेनाई टोंगजी अचंभित थी, इसलिए उसने उच्च पुजारी के शब्द नहीं सुने। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किस देश को चुनौती देना चाहते हैं? महायाजक ने असहाय होकर दोहराया। You have 2 free spins to get 1.05 लाख बोनस। You have 2 free spins to get 1.05 लाख बोनस। परिमैच। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह! शेनाई टोंगजी को होश आया। उसने जवाब देते हुए कहा, मैं किसी को चुनौती नहीं दे रही हूं। मैं किसी से भी लड़ूंगी जो बाहर आने को तैयार है। सब लोग। महायाजक को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वह अपने दिल में चिल्लाया, इस साल प्रतिभाएं इतनी अजीब क्यों है? वे नियमानुसार क्यों नहीं चल रहे हैं? क्या वे परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने महसूस किया कि इस विनिमय कार्यक्रम के मेजबान के रूप में उन्हें बहुत चिंता थी। क्या कोई मार्शल योद्धा शेनाई टोंगजी के साथ द्वंद्वयुद्ध करने को तैयार है? अंत में उच्च पुजारी ने अपना धैर्य बनाए रखा और भीड़ से पूछा। योद्धा एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ झिझक रहे थे जबकि अन्य बेचैन लग रहे थे। हम मछली को चारा लेने के लिए कह रही हो? ये युवती इस योजना का उपयोग क्यों कर रही है? यान बो ने उपहास किया। लेकिन उसके युद्ध कौशल अप्रत्याशित है। उससे निपटना मुश्किल है। झू युशाओ ने उसकी ठुड्डी को छुआ और कहा। दूसरे देशों के योद्धा भी आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। वे दुविधा में थे। जब कंट्री बो की वेलेरिया बाहर निकलने ही वाली थी, तभी कोलिजियम में एक आकृति प्रकट हुई। वांग टिंग, कुओ फेई, झू युशाओ और अन्य लोग अचंभित रह गए। वांग टिंग, जो आलस से अपना नाश्ता खा रहा था और शो का आनंद ले रहा था, स्वेच्छा से मैच देखने चला गया। उसके साथ क्या गलत था? वे हैरान थे। हालांकि देशजिया के मार्शल योद्धा वांग टिंग के व्यक्तित्व को जानते थे, फिर भी वे हैरान थे। ये कल्पना करना आसान था कि अन्य मार्शल योद्धा कितने स्तब्ध थे। उन्होंने वांग टिंग की क्षमता को पहचाना। भले ही वे नहीं जानते थे कि वह कितना शक्तिशाली था, लेकिन वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। इसके अलावा उसे किसी के चेहरे पर मुक्का मारने की बुरी आदत थी। जब भी वह मैदान में प्रवेश करता तो कोई अच्छा शो होने वाला होता। कोई उसे कैसे नोटिस नहीं कर सकता था। महायाजक बेकाबू होकर मुस्कुराए। एक अजीबोगरीब और एक सख्त इंसान। यह एक दिलचस्प मुकाबला होना चाहिए। वह मन ही मन खुश हुआ। उसे वांग टिंग से थोड़ी नाराजगी थी। उसने हिल्सन को पवित्र मंदिर का हिस्सा बनने के लिए चुना था, लेकिन वांग टिंग ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया और उसे पीट पीट कर सुअर का सिर बना दिया। यह पवित्र मंदिर के लिए शर्म की बात थी। वह क्रोधित कैसे न हो सकता था? वांग टिंग शेनाई टोंगजी के सामने खड़े होकर कंट्री नियोन की इस सुंदर महिला को दिलचस्पी से देखने लगे। शेनाई टोंगजी ने उसे ध्यान से देखा। फिर उसने महायाजक की ओर देखा। महायाजक समझ गया कि उसका क्या मतलब है। उसने तुरंत घोषणा की, चूंकि तुम में से किसी के पास कोई सवाल नहीं है, इसलिए हम मैच शुरू करते हैं।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दोनों योद्धा आगे बढ़ गए। शेनाई टोंगजी गायब हो गई और उसकी जगह अचानक एक बड़ा क्रूर वानर प्रकट हो गया। गर्जन, खूंखार बंदर आसमान में दहाड़ता हुआ आया और अपनी मुट्ठियों से छाती पीटने लगा। वह वांग टेंग पर झपटा। वांग टेंग शांत रहा। वह उसी स्थान पर खड़ा रहा और उसने अपनी मुट्ठी बाहर निकाल ली। धमाका। क्रूर वानर का शरीर धीरे धीरे विघटित हो गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। छोटी सी चाल। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। वह आगे बढ़ा और अगले ही पल वह बिना किसी चेतावनी के अखाड़े में एक निश्चित स्थान पर प्रकट हुआ। उसने अपने सामने की हवा को पकड़ लिया। अचानक एक आकृति अचानक प्रकट हुई। फिर वह भाग गई, पीछे कुछ छायाएं छोड़ती हुई। ये व्यक्ति शेनाई टोंगजी था। वह पहले ही युद्ध के मैदान के केंद्र को छोड़कर अखाड़े के बाहरी इलाके में छिप गई थी। वह शायद वांग टेंग को क्रूर बंदर से लड़ते हुए देखने का इंतजार कर रही थी। दुर्भाग्य से वांग टेंग ने सहयोग नहीं किया। एक नजर में ही उसे पता चल गया कि यह क्रूर वानर सिर्फ एक भ्रम है। कम आध्यात्मिक शक्ति वाला व्यक्ति आसानी से धोखा खा सकता है और विशालकाय वानर के साथ शारीरिक लड़ाई शुरू कर सकता है। इसके बारे में सोचना ही डरावना था। बैल के बाल की रेशेदार सुई। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। हो शेनाई टोंगजी के मुंह से एक हल्की आह निकली और वह आश्चर्य से वांग टेंग को देखने लगी। फिर वह एक छाया में बदल गई और फिर से वहीं गायब हो गई। वांग टेंग उसे हराने की जल्दी में नहीं था। वह आध्यात्मिक भ्रम में बहुत रुचि रखता था। वह चाहता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी अपने कौशल को अधिकतम तक निष्पादित करे ताकि वह अधिक से अधिक विशेषता बुलबुले उठा सके। शेनाई टोंगजी के गायब होते ही अखाड़े में कई सितारा जानवर दिखाई देने लगे। उन सभी की उपस्थिति बहुत शक्तिशाली थी। बड़े बड़े वानर, 10 मीटर से ज्यादा लंबे विशालकाय अजगर, खूंखार बाघ, क्रूर भेड़िए और भी बहुत कुछ थे। तारा जानवरों ने कोलिजियम को भर दिया और वांग टेंग को भयंकर रूप से घूर रहे थे। इसके अलावा वे एक खूनी आभा छोड़ रहे थे जो वास्तविक लग रहा था, जैसे कि वे वास्तव में शक्तिशाली सितारा जानवर थे। एक नजर ही लोगों के रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि कुछ लोगों को पता था कि यह एक भ्रम है, फिर भी वे डरे हुए थे। आध्यात्मिक भ्रम इतना शक्तिशाली था। दुर्भाग्य से शेनाई टोंगजी का प्रतिद्वंद्वी वांग टेंग था, जो एक कीड़ा था। आध्यात्मिक शक्ति पर उसकी महारत उससे एक स्तर अधिक थी। और यह एक स्तर केवल एक साधारण अंतर नहीं था। शाही क्षेत्र और सम्राट क्षेत्र के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि कुछ दिव्य आत्मा स्वामी अपने जीवन में कभी भी इसे पार नहीं कर पाए। बेशक वांग टेंग ने उसे धमकाने की योजना नहीं बनाई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो इस मैच को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। वह विशेषता बुलबुले भी इकट्ठा नहीं कर पाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। गर्जन। सामने के बड़े तारा जानवर दहाड़ते हुए वांग टेंग की ओर बढ़े। उनके हमले अलग अलग और अजीब थे। धातु, लकड़ी, पानी, आग, धरती, बिजली, हवा, सभी तत्व मौजूद थे। यह एक चकाचौंध भरा नजारा था। कुछ तारा जानवर आग उगल रहे थे। देखते ही देखते पूरा मैदान आग की लपटों में नहा उठा। चारों तरफ भीषण गर्मी फैल गई। यहां तक कि स्टैंड में बैठे मार्शल योद्धाओं को भी गर्मी का एहसास हुआ। वे आश्चर्यचकित थे। क्या ये वास्तव में एक भ्रम था? धमाका। उसी समय आसमान से बिजली गिरी। कुछ तारा जानवर बिजली को खींच रहे थे। धरती से निकले नुकीले कांटे जमीन पर उगाए। शिराओं वाले पौधे पागलों की तरह बढ़े और वांग टेंग की ओर उड़े। ये दृश्य आश्चर्यजनक था। सभी योद्धा अचंभित रह गए। हालांकि वांग टेंग अपने आप पर संयम बनाए रखा। उसका चेहरा बेहद शांत था। ये हमले सभी फर्जी नहीं थे। कुछ असली थे और कुछ नहीं। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। अगर यह वांग टेंग के अलावा कोई और होता तो वे उनसे बच नहीं पाते। अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से वह देख सकता था कि असली हमले क्या थे। जब उसने देखा तो सारे भ्रम गायब हो गए। केवल 2 से 3 असली हमले थे। शेनाई टोंगजी ने अपनी आध्यात्मिक गति का उपयोग करके क्षेत्र में मौजूद सेनाओं को नियंत्रित किया और उन्हें हमलों में बदल दिया। वे सभी वांग टेंग पर लक्षित थे। हालांकि वह वांग टेंग नहीं थी। ये सभी ताकतें बाहरी मदद थीं। चूंकि उसके पास वास्तव में ये ताकतें नहीं थीं, इसलिए वे इतनी शक्तिशाली नहीं थीं। वांग टेंग ने कोई हरकत नहीं की। उसने शक्तिशाली प्रतीत होने वाले हमलों को अपने ऊपर पड़ने दिया। सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग चकमा नहीं दे रहा था। लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि हमलों का वांग टेंग पर कोई असर नहीं हुआ। ये सब नकली है। सभी की निगाहें झपक गईं, वे चौंक गए।
ये सिर्फ इतना ही नहीं था कि हमले नकली थे, वे इस बात से हैरान थे कि वांग टेंग उन्हें देख सकता था। ध्यान रहे, यदि उन्हें भ्रम का ये स्तर मिल जाता तो वे हड़बड़ा जाते। वांग टेंग यह इतनी आसानी से कैसे कर सकता है? यह कोई मतलब नहीं निकला। क्या वांग टेंग की नजर इतनी तेज थी? क्या वह भ्रम को भेद सकता था? वांग टेंग शांत रहे। उन्होंने बस अपनी मुट्ठी खोली और असली हमलों को नष्ट कर दिया। शेनाई टोंगजी ने जब अपने छिपने के स्थान से ये दृश्य देखा तो वह अवाक रह गई। इस बार वह वांग टेंग से वास्तव में चकित थी। वांग टेंग उसके भ्रम को समझ सकता था। यह अविश्वसनीय था। शेनाई टोंगजी गंभीर हो गई और छिपना बंद कर दिया। उसकी आकृति धीरे धीरे अखाड़े में दिखाई दी। उसके हाथ की एक लहर के साथ सभी स्टार जानवर भ्रम गायब हो गए। तुम अब अपने आध्यात्मिक भ्रम का उपयोग क्यों नहीं कर रही हो? वांग टेंग को आश्चर्य हुआ जब उसने उसे अपने दम पर आगे बढ़ने का फैसला करते देखा। साथ ही उसे यह बात अफसोसजनक भी लगी। वह खुशी खुशी आध्यात्मिक भ्रम के गुण सीख रहा था, तभी अचानक उसने खेलना बंद कर दिया। अब उसे क्या करना चाहिए? शानबेन क्वान हैरान रह गया। वह चिंता से अखाड़े में हो रही लड़ाई को देखने लगा। ये वांग टेंग अजीब है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना ताकतवर है। क्या टोंगजी उसे संभाल पाएगा? उसने भौहें सिकोड़ते हुए खुद से कहा। उसके बगल में लंबे बालों वाला एक सुंदर युवक बैठा था। उसने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ शानबेन, ज्यादा चिंता मत करो। राजकुमारी टोंगजी हमारे देश की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा है। उसके पास कई गुप्त कौशल हैं, इसलिए वह वांग टेंग को हराने में सक्षम होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये टेंग किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम मतान को। शानबेन क्वान ने उसकी ओर देखा और कहा। यितेंग झेंतुओं के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी उभर आई। वह शर्मिंदगी में चुप रहा। शानबेन क्वान उसे डांटते हुए लग रहे थे। उनके देश में वरिष्ठता पर बहुत जोर दिया जाता था, इसलिए उनके कनिष्ठ होने के कारण उन्होंने खंडन करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा क्षमता के मामले में वह शानबेन क्वान के मुकाबले का नहीं था। अखाड़े में शेनाई टोंगजी शांत रही। अचानक उसका शरीर हवा में ऊपर उठा और वह तैरने लगी। एक अदृश्य शक्ति अखाड़े में बह गई और उसके बाल हवा में बेतहाशा नाचने लगे। आध्यात्मिक शक्ति। उसने वांग टेंग की ओर देखा और अपने दोनों हाथ फैला दिए। हवा में घनी तीखी चमक दिखाई दी। वहां अनगिनत बैल के बाल की बनी सुइयां थीं। ये दिलचस्प होता जा रहा है। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर कहा। दिव्य आत्मा स्वामी बलों को नियंत्रित करने में सक्षम थे और हथियारों के रूप में उपयोग करने के लिए वस्तुओं को भी घुमा सकते थे। ये बैल के बाल की सुइयां बेहद छोटी और पतली थीं। वे हल्की थीं और उन्हें नियंत्रित करना भी आसान था। इसलिए बड़ी संख्या में बैल के बाल से बनी सुइयों को नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। एक दिव्य आत्मा गुरु के लिए, जिसके पास सीमित मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति थी, ये चुनने के लिए सबसे अच्छा हथियार था। वांग टेंग के शूटिंग स्टार स्पाइरल में पर्याप्त आक्रामक और विस्फोटक शक्ति थी, लेकिन बैल के बाल की बनी सुइयों की तुलना में इसके लिए अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। इसके अलावा ये प्रतिद्वंद्वी की सुइयों की तरह विवेकपूर्ण नहीं था। अगर ये दोनों हथियार एक ही समय पर छोड़े जाते तो शूटिंग स्टार स्पाइरल सबसे पहले खोजा जाता। बेशक वांग टेंग के पास इसे छिपाने के दूसरे तरीके भी थे। यही वजह थी कि वह हर बार सफल हो पाता था। वह एक अलग स्थिति थी। जाना। शेनाई टोंगजी के मुंह से एक ठंडी चीख निकली। गोलियों की तरह कई तीखी चमकें आगे बढ़ी और वांग टेंग की ओर उड़ी। ये दृश्य देखकर सभी योद्धाओं की आंखें चौंधिया गईं। दिव्य आत्मा के स्वामी दुर्लभ थे। उन्हें कार्रवाई में देखना और भी कठिन था। इसलिए जब उन्होंने शेनाई टोंगजी के आक्रमण कौशल को देखा तो वे चकित रह गए। यह उनके लिए नया था। इसके अलावा उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उनके सिर सुन्न हो रहे हैं। कोई भी साधारण योद्धा बैल के बालों से बनी बड़ी संख्या में बनी सुइयों का विरोध नहीं कर सकता था। ये कौशल सामान्य मार्शल आर्ट की तुलना में अजीब और कठिन था। दिव्य आत्मा गुरु वास्तव में अत्यंत प्रतिभाशाली थे। कितनी ईर्ष्यालु। इसके अलावा शेनाई टोंगजी की क्षमता सामान्य स्तर के मार्शल योद्धाओं के बराबर थी। ऐसे शक्तिशाली दिव्य आत्मा स्वामी और भी दुर्लभ थे। अभी मेरा पेट नहीं भरा है और तुम्हारा पेट भर गया है। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। सबकी नजरें वांग टेंग की ओर बढ़ती बैल के बाल की बनी सुइयों पर टिकी थीं। वे उसके लिए पसीना बहाए बिना नहीं रह सके। वे सिर्फ यही देख पा रहे थे कि अनगिनत सुइयां आसमान को ढांक रही थी और वांग टेंग पर बरस रही थी। बूंदाबांदी की तरह उन्होंने हर जगह को ढक लिया। वांग टेंग को कैसे बचाव करना चाहिए था?
झू युशाओ और अन्य लोग चिंतित हो गए क्योंकि उन्होंने कोलिजियम को करीब से देखा। वे बस इतना ही देख पाए कि वांग टिंग ने अपना सिर उठाया और अनगिनत ठंडी चमकों को देखा। उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी और उसके ज्ञान के सागर में छिपी आध्यात्मिक शक्ति की अपार मात्रा उमड़ पड़ी और बह निकली मानो कोई ड्रैगन अभी अभी पुनर्जीवित हुआ हो। धमाका। बैल के बाल जैसी सारी सुइयां आसमान में जम गईं। सुइयां 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी, मानो समय रुक गया हो। शेनाई टोंगजी की आंखें आश्चर्य से भरी थीं। किसी ने उसकी सुइयां जमा दी थी। वह कैसे संभव है? दर्शक दीर्घा में बैठे सभी योद्धा भी दंग रह गए। यह क्या है? अभी क्या हुआ? सुइयां हिलना क्यों बंद हो गईं? दर्शकों के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। यह ऐसी स्थिति थी जो उनकी उम्मीदों से परे थी। बैल के बालों से बनी उन खतरनाक सुइयों ने अचानक हरकत करना बंद कर दिया। यह एक तरह से अटपटा अनुभव था। दिव्य आत्मा गुरु का कौशल कहाँ था? जब तक कि शेनाई टोंगजी एक नकली दिव्य आत्मा गुरु न हो। क्या हो रहा है? शानबेन क्वान हैरान और भ्रमित थी। यितेंग झेंटुओ, जिसने अभी अभी कहा था कि शेनाई टोंगजी निश्चित रूप से जीतेगी, अवाक रह गया। उसके सामने का दृश्य उसकी समझ से परे था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोलिजियम में वांग टिंग के मुंह में एक हल्का सा चाप दिखाई दिया और उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। भयानक आध्यात्मिक शक्ति ने उसे घेर लिया और बैल के बाल की सुइयां धीरे धीरे घूम गईं, अपने स्वामी पर निशाना साधते हुए। शेनाई टोंगजी भयभीत हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सुइयों पर नियंत्रण खो दिया है। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बेतहाशा इस्तेमाल किया, सुइयों पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने शरीर से जो भी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकाली, वह समुद्र में एक चट्टान की तरह डूब गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई बवंडर उसके सामने खड़े युवक को घेर रहा हो। जब भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति उस तक पहुंचती, वह सब कुछ निगल जाती। वह एक दिव्य आत्मा गुरु भी थे। शेनाई टोंगजी आश्चर्यचकित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि विनिमय कार्यक्रम में उसे एक और दिव्य आत्मा गुरु मिलेगा। इसके अलावा वह उससे भी अधिक शक्तिशाली था। इस समय उसके मन में एक विचार आया। बैल के बाल जैसी सुइयां अपने रास्ते पर वापस लौटी, इस बार पहले से भी अधिक गति से। एक पल में वे शेनाई टोंगजी के सामने पहुंच गए। शेनाई टोंगजी का शरीर कांप उठा। वह ऐसे ही हारना नहीं चाहती थी। उसके सामने फिर से बैल के बाल की बनी कई सुइयां दिखाई दी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति से वे वांग टिंग के नियंत्रण में मौजूद सुइयों से टकरा गईं। खनक खनक खनक। दोनों ओर से सुइयां एक दूसरे से टकराने लगीं, जिससे तीखी धातु जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। शेनाई टोंगजी की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर नहीं थी। उसके नियंत्रण में सुइयां आसानी से चलती थी, जैसे वह अपनी बाह को नियंत्रित कर रही हो, और वे वांग टिंग की सभी सुइयों को गिराने में कामयाब रहीं। दोनों द्वारा नियंत्रित सुइयां हवा में एक सफेद रेखा बना रही थी, जो एक दूसरे से टकरा रही थी और लगातार छोटी छोटी चिंगारियां छोड़ रही थी, जिससे दर्शक चकाचौंध हो रहे थे। आखिरकार सभी को दिव्य आत्मा गुरुओं के बीच मुकाबला देखने को मिला। वे अप्रत्याशित रूप से राहत महसूस कर रहे थे। बस इतना ही था। ऐसा दृश्य किसी दिव्य आत्मा गुरु की प्रतिष्ठा के योग्य था। पिछला दृश्य तो एक काल्पनिक भ्रम जैसा लग रहा था। इंतजार। वांग टिंग सुइयों को भी नियंत्रित करने में सक्षम क्यों था? सभी योद्धाओं के हृदय बैठ गए और एक अविश्वसनीय अनुमान अचानक उनके दिमाग में आया। वांग टिंग एक दिव्य आत्मा गुरु भी थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें देर से एहसास हुआ था, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना बहुत कठिन था। एक तो ठीक था, लेकिन अब दो दिव्य आत्मा स्वामी थे। और वह दिव्य आत्मा गुरु जिया देश की एक प्रतिभा थी। सबकी आंखें लाल हो गईं और उनके दिल ईर्ष्या और घृणा से भर गए। अरे, ये फिर से कंट्री जिया है। योके का चेहरा खराब था और उसका मूड भी खराब था। देश जिया और व्हाइट ईगल राष्ट्र दुनिया की दो प्रमुख शक्तियां थीं, और वे हमेशा एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते रहे थे। वे स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि देश जिया के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चले। फोर्टेस के चेहरे पर एक भद्दा भाव था और वह दांत पीस रहा था। हालांकि वह वांग टिंग से नफरत करता था, लेकिन इस समय उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह मार्शल आर्ट के मामले में वांग टिंग को नहीं हरा सकता था। अब जबकि वह एक दिव्य आत्मा गुरु भी था, तो वह वांग टिंग से मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। यदि वह उसे फिर से उकसाएगा, तो निस्संदेह वह मुसीबत मोल ले लेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कंट्री जिया के दर्शक दीर्घा में झू युशाओ और अन्य लोग दंग रह गए। वांग टिंग एक दिव्य आत्मा गुरु है और वह बहुत शक्तिशाली है, क्यू फेई ने कहा। डैन ताइक्सुआन ने पलट कर देखा। सबके चेहरे पर मुस्कान देखकर उसने आश्चर्य से कहा, तुम्हें नहीं पता था?
सब लोग, झू युशाओ और बाकी लोग अवाक रह गए। उन्हें पता ही नहीं चल सकता था, अगर किसी ने उन्हें इसके बारे में बताया ही नहीं तो वे कैसे जान सकते थे। No12bjan.com। रेन किंग कॉन्ग और जी शियमिंग की आंखें हल्की चमक उठी। उन्हें वह समय याद आया जब वांग टेंग समुद्री जानवरों के आक्रमण के दौरान इसी तरह के कौशल का इस्तेमाल कर रहा था। चूंकि वांग टेंग ने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, इसलिए बाहरी लोगों को नहीं पता था कि उसने वास्तव में क्या किया था। वे केवल अनुमान लगा सकते थे। अब इसकी पुष्टि हो गई थी। उसके सभी साथी हैरान थे। वे एक ही पीढ़ी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। हे प्रभु, आप बहुत पक्षपाती हैं। जी जियोमिंग और अन्य लोग शक्तिहीन महसूस कर रहे थे और उनसे ईर्ष्या कर रहे थे। यद्यपि वे भी प्रतिभाशाली थे और अत्यंत प्रतिभाशाली थे, फिर भी वे स्वयं को उससे ईर्ष्या करने से नहीं रोक सके। वे भी दिव्य आत्मा स्वामी बनना चाहते थे। कोलिजियम में वांग टेंग को नहीं पता था कि उसने एक दिव्य आत्मा गुरु के कौशल का प्रदर्शन करके हंगामा मचा दिया था। वह अपना ध्यान विशेषता बुलबुले की खेती पर केंद्रित कर रहा था। खैर, शेनाई टोंगजी ने उसे खेती करने के लिए बहुत कुछ दिया। सम्राट क्षेत्र आत्मा 10, सम्राट क्षेत्र आत्मा 8, सम्राट क्षेत्र ज्ञानोदय 1-2, सम्राट क्षेत्र आत्मा 10, विष बल तारांकन 6-0, जहर बल तारांकन 8-0। जैसे जैसे शेनाई टोंगजी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति खर्च करना जारी रखा, अधिक से अधिक विशेषता बुलबुले गिरने लगे, जिन्हें वांग टेंग ने एकत्र कर लिया। वहां इतने सारे सम्राट क्षेत्र आत्मा विशेषता बुलबुले थे कि वांग टेंग खुद से बाहर था। हालांकि वह बता सकता था कि शेनाई टोंगजी की जहर शक्ति सामान्य अवस्था तक नहीं पहुंची थी। ये स्तर में उतना ऊंचा नहीं था, इसलिए वह केवल हमला करने के लिए सुइयों पर जहर शक्ति लगा रही थी। उसने कभी भी वांग टेंग को सीधे चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी अवरुद्ध थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। विष बल बेकार था। वांग टेंग के चेहरे की तुलना में, जो जीवन शक्ति से भरा हुआ था, शेनाई टोंगजी पीला पड़ रहा था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति की खपत बहुत अधिक थी, और वह अधिक समय तक नहीं टिक पाएगी। क्या उसकी आध्यात्मिक शक्ति की कोई सीमा है? शेनाई टोंगजी का चेहरा थोड़ा सा हिल गया, उसे असमंजस की स्थिति महसूस हुई। एक दिव्य आत्मा गुरु के रूप में, ऐसा लग रहा था कि वह किसी अन्य दिव्य आत्मा गुरु के हाथों हार सकती है। कैसी विडंबना है। लगता है तुम सीमा तक पहुंच गए हो। वांग टेंग को यह दृश्य देखकर थोड़ा अफसोस हुआ। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है और आपका काम पहले ही पूरा हो चुका है। आजकल के युवा सचमुच कमजोर हैं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और मैच समाप्त करने का निर्णय लिया। जब शेनाई टोंगजी ने यह देखा, तो उसका दिल धड़क उठा। उसके दिमाग में एक अशुभ पूर्वाभास कौंध गया, और उसने तुरंत कहा, मैं हार स्वीकार करती हूं। WTF? वांग टेंग हैरान रह गया। मैंने अभी अभी अपनी ईंट निकाली है और तुम हार स्वीकार करने का साहस कर रहे हो। प्रतिभा की गरिमा के बारे में क्या? एक दिव्य आत्मिक गुरु की गरिमा के बारे में क्या? वांग टेंग पहली बार असफल हुआ। उसे लगा जैसे उसने रुई पर मुक्का मारा हो और वह दुखी हो गया। हालांकि वह क्रोधित था, लेकिन वह केवल वही ईंट रख सका जो उसने अभी अभी निकाली थी। जब वह अपनी हार स्वीकार कर चुकी थी तो वह कुछ नहीं कर सकता था। वह मूलतः शेनाई टोंगजी से अधिक मूल्य निचोड़ना चाहता था, लेकिन उसने उससे इतनी सतर्कता की अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह समझ में आया। एक दिव्य आत्मा गुरु की आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, और वे खतरे के प्रति संवेदनशील थे। साधारण मार्शल योद्धा उनकी तुलना नहीं कर सकते थे। वांग टेंग ने मन ही मन ये तय कर लिया कि अगली बार जब भी उसका सामना किसी दिव्य आत्मा गुरु से होगा, तो वह जल्दी और अप्रत्याशित तरीके से हमला करेगा। इस तरह का एक खोया हुआ मौका ही काफी था। अब ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलना चाहिए। 3 शब्द बोलने के बाद शेनाई टोंगजी ने राहत की सांस ली। एक क्षण बाद, उसने वांग टेंग के हाथ में सुनहरी किरणें चमकती देखी, और उसका मुंह फड़कना बंद नहीं हो सका। इस कमीने ने सचमुच ऐसा करने की सोची थी। इस मूर्ख सीधे सादे आदमी का भाग्य अविवाहित रहना है। शेनाई टोंगजी ने मन ही मन बहुत कोसा, लेकिन उसे राहत मिली। सौभाग्य से उसने जल्दी ही हार मान ली। उसे परिणामों की कल्पना करने की हिम्मत नहीं हुई। दर्शकों के स्टैंड में हिल्सन और फोर्टेस, जिनका वांग टेंग ने बहुत ख्याल रखा था, शेनाई टोंगजी से ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। उस समय अगर वे इतने निर्णायक होते, तो वे इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होते। कम से कम उन्हें बुरी तरह पीटा तो नहीं गया होगा। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें अभी भी दुख हुआ। कुछ समय बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी।
अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। जब शेनाई टोंगजी ने सीधे तौर पर हार स्वीकार की तो बहुत से लोग अचंभित रह गए, जिनमें महायाजक भी शामिल थे। हालांकि उन्होंने सही तौर पर अपना धैर्य बनाए रखा, ये व्यक्त करते हुए कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है और वे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए हैं। वह हिल्सन की दयनीय स्थिति को याद किए बिना नहीं रह सका। वह मूर्ख शेनाई टोंगजी जितना बुद्धिमान और निर्णायक क्यों नहीं था? इस आक्रोश ने हिल्सन को सिहरन से भर दिया। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि चीजें इतनी सरल नहीं थी। अचानक ये बुरा एहसास कहां से आया? महायाजक ने पहले ही अपनी नजरें हटा ली थी और अपना संयमित रूप फिर से अपना लिया था। कोई नहीं बता सकता था कि वह हिल्सन के बारे में बुरा सोच रहा था। चूंकि शेनाई टोंगजी ने हार स्वीकार कर ली है, इसलिए देशजिया ने यह मैच जीत लिया है। उच्च पुजारी ने परिणाम की घोषणा की। शेनाई टोंगजी द्वारा हार स्वीकार करने के बाद सभी को जो झटका लगा था, उससे आखिरकार होश आ गया। वे आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखने लगे। ये व्यक्ति आश्चर्यजनक था। वह एक प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा था और एक प्रतिभाशाली दिव्य आत्मा गुरु। इन दोनों के संयोजन ने उसे प्रतिभाशाली लोगों में प्रतिभाशाली बना दिया। अपने दुष्ट व्यक्तित्व के अलावा देशजिया के इस युवक को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। कोलिजियम में शेनाई टोंगजी ने हार स्वीकार करने के बाद वांग टेंग को देखा और कहा, आप बहुत मजबूत हैं। मुझे उम्मीद है कि यिन यांग परिवार द्वारा छोड़े गए हेलस्पॉन कौशल को समझने के बाद मुझे फिर से आपसे लड़ने का मौका मिलेगा। नरक की उत्पत्ति। वांग टेंग की आंखें तुरंत चमक उठी। प्रतियोगिता महत्वपूर्ण नहीं थी, मुख्य बात विशेषता बुलबुले थे। वह हेलस्पॉन से परिचित था। उसने अपने पिछले जीवन में कई उपन्यासों में इस कौशल को देखा था। यह एक अच्छा कौशल था। अगर शेनाई टोंगजी ने इसे सीखा तो वह उससे इसे प्राप्त कर सकेगा। वह पहले ही एक बार उससे विशेषता बुलबुले ले चुका था, इसलिए कुछ और लेना कोई समस्या नहीं थी। कुछ बार लेने के बाद उसे इसकी आदत हो जाएगी। वांग टेंग की आंखें भयावह रूप से चमक रही थीं। उसने सीधे शेनाई टोंगजी को देखा और सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अगली बार तुम्हें आकर मुझे चुनौती देनी होगी। मैं इंतजार कर रहा हूं। You have 2 free spins to get 1 05 लाख बोनस। You have 2 free spins to get 1 05 लाख बोनस। परिमैच। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेनाई टोंगजी ने महसूस किया कि उसकी उत्साही निगाहों से उसका सिर सुन्न हो गया। इस आदमी को क्या हुआ? वह हमेशा लोगों को अजीब निगाहों से क्यों देखता था? वह महसूस कर सकती थी कि उसके मन में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं थी। वह आत्ममुग्ध नहीं थी। वह जानती थी कि वह अपने देश की सबसे अच्छी सुंदरियों में से एक थी, लेकिन इस आदमी की नजर सिर्फ उस पर फिदा होने तक सीमित नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी खाल खींचकर उसे जिंदा ही खा जाना चाहता था। डरावना, डरावना। शेनाई टोंगजी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जल्दी से पलटी और मैदान से बाहर निकल गई। वह इस खतरनाक आदमी से तुरंत दूर भागना चाहती थी। वांग टेंग, वह उससे क्यों डरती थी? क्या वह इतना डरावना था? वांग टेंग को खुद के बारे में बिल्कुल भी स्पष्ट समझ नहीं थी। उसने सभी विशेषता बुलबुले को साफ किया और उन्हें इकट्ठा किया। सम्राट क्षेत्र आत्मा 20, सम्राट क्षेत्र आत्मा 15, सम्राट क्षेत्र ज्ञानोदय 1-2, सम्राट क्षेत्र आत्मा 10, आध्यात्मिक भ्रम तारांकन 240, जहर बल तारांकन 95, जहर बल तारांकन 105, जहर बल तारांकन 120। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई जब उसने जहर बल के कुछ 100 अंक देखे। ऐसा लग रहा था कि शेनाई टोंगजी ने अपने जहर बल का उपयोग करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। नोव एल बी जे एन एन। क्या वह थोड़ा अत्याचारी था? अगर उसे पता होता कि उसने इतनी मेहनत की है तो वह उसे और मौके देता। अगर नहीं तो वह उसे प्रोत्साहित कर सकता था। वांग टेंग ने अपने कार्यों पर विचार किया। फिर उसने अपने गुण पैनल पर जहर बल विशेषताओं पर नजर डाली। जहर बल 4570/5000 7 स्टार। उसका रवैया एक पल में बदल गया। हालांकि शेनाई टोंगजी की जहर शक्ति सामान्य चरण तक नहीं पहुंची थी, फिर भी उसने जहर शक्ति के कुछ 100 अंक का योगदान दिया। यह उन सामान्य चरण के मार्शल योद्धाओं के समान ही था। उसने आत्मा के गुणों को देखा। जैसा कि एक दिव्य आत्मा गुरु से अपेक्षित था, शेनाई टोंगजी ने उसे जो आत्मा गुण दिए, उनकी संख्या सामान्य चरण के मार्शल योद्धाओं की संयुक्त संख्या से अधिक थी। उसने कई ज्ञान के बिंदु भी दिए, और वे सभी सम्राट दायरे में थे। ये कई अन्य मार्शल योद्धाओं की तुलना में अधिक था।
कुल राशि काफी बड़ी थी। आत्मा 226/3000 शाही क्षेत्र। ज्ञानोदय 195/3000 शाही क्षेत्र। अंतिम विशेषता आध्यात्मिक भ्रम थी। इसके 240 अंक थे। वांग टेंग ने अच्छी तरह से वाकिफ चरण से छोटी उपलब्धि चरण तक की यात्रा की। आध्यात्मिक भ्रम 150/500 छोटी उपलब्धि। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। इस आध्यात्मिक भ्रम का उसके हाथों में शेनाई टोंगजी से ज्यादा उपयोग होगा। उसकी आत्मा साधना और उसके विभिन्न तत्व बलों के साथ आध्यात्मिक भ्रम को क्रियान्वित करने की उसकी सीमा व्यापक होगी और उसके भ्रमों को देखना कठिन होगा। उसके हमलों की शक्ति भी शेनाई टोंगजी से अधिक होगी। चूंकि उसने अपने हमलों को बढ़ाने के लिए अपने आसपास की ताकतों का इस्तेमाल किया था, इसलिए उनकी शक्ति सीमित थी। हालांकि अपने हाथ की एक लहर के साथ वांग टेंग का हमला 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के हमले जितना मजबूत हो सकता है। यदि वह युद्ध पर केंद्रित होता, तो उसके द्वारा किए गए हमले सामान्य स्तर के मार्शल योद्धाओं के समान शक्तिशाली हो सकते थे। जैसा कि कहा जाता है, दिव्य आत्मा के स्वामी प्रतिभा पर निर्भर करते हैं। प्रतिभा जितनी अधिक होगी, सीमा उतनी ही अधिक होगी। वांग टेंग को यह भी नहीं पता था कि उसकी सीमा कहाँ है। इस बार मिली बढ़त को महसूस करते हुए जब वह दर्शकों के स्टैंड की ओर वापस जा रहा था, तो उसके मन में कुछ ख्याल आया। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के बहुत ज्यादा ताकतवर होने का डर नहीं था। उसे डर था कि वे बहुत कमजोर होंगे। उसका प्रतिद्वंद्वी जितना ज्यादा ताकतवर होगा, वो उतने ज्यादा विशेषता बुलबुले इकट्ठा कर सकता है। इसके अलावा मजबूत मार्शल योद्धा लड़ाई में ज्यादा समय तक टिक सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वे अधिक यातना सहन कर सकते थे और अधिक विशेषता बुलबुले गिरा सकते थे। अगर यातना से उनका खून बहने लगे तो भी कोई बात नहीं। एक दुर्जय योद्धा होने का यही फायदा था। वांग टेंग ज्ञान की यह बात लेकर दर्शकों के बीच वापस चले गए। झू युशाओ और अन्य लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसे ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई अजीब जानवर हो। उनके पास बस कुछ फलों और स्नैक्स की कमी थी। वांग टेंग अवाक रह गया, उसे लगा कि उसका अपमान किया जा रहा है। वह चिल्लाया, यह अपमानजनक है। सभी लोग अजीब तरह से हंसे। झू युशाओ ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ही आश्चर्यजनक हो। हमें तो ये भी नहीं पता था कि तुम एक दिव्य आत्मा गुरु हो। आपने नहीं पूछा, वांग टेंग ने जवाब दिया। तो ये हमारी गलती है। सबके शब्द खो गए। वैसे आप किस चरण पर हैं? क्यू फेई ने उत्सुकता से पूछा। क्या आप जानना चाहते हैं? वांग टेंग ने उससे पूछा। उन्होंने बिना किसी योजना के एक स्वर में सिर हिलाया। यहां तक कि रेन किंग कॉन्ग और जी शियोमिंग ने भी देखा। वे उत्सुक थे कि वांग टेंग कितनी ऊंचाई पर चढ़ गया था। डैन ताइक्सुआन ने चुपके से वांग टेंग की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि वह उसे कभी भी स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाई थी। कुल मिलाकर उसने जो क्षमताएं निभाई, वह उसकी असली शक्ति का सिर्फ एक हिस्सा थी। हर बार जब वह सोचती कि उसने अपनी सीमा को छू लिया है, तो वह अपने बारे में सभी की समझ को ताज़ा कर देता। यह आदमी एक अथाह गड्ढे की तरह था। यद्यपि वे उसकी असलियत नहीं समझ पाए, फिर भी वे आगे जांच करना चाहते थे। अगर तुम जानना चाहते हो, वांग टेंग ने अपने चारों ओर नजर घुमाए और हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। सब लोग, ये कुतिया। सबको लगा कि वह जवाब देगा, लेकिन अंत में उसने सबको बेवकूफ बना दिया। ये निराशाजनक था। जब वे वांग टेंग के साथ बहस कर रहे थे, नीचे मैदान में एक और मुकाबला शुरू हो गया। इस बार जो व्यक्ति बाहर आया वह कंट्री बॉय की वेलेरिया थी। उसने कोलिजियम के चारों ओर देखा और एक निश्चित दिशा में रुक गई। यहीं पर प्राचीन देश की आग थी। ये प्यार थोड़ा भारी है टिल्डा। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। प्राचीन देश की आग हमेशा से ही कम प्रोफाइल बनाए रखती थी। इस एक्सचेंज इवेंट में कुछ मार्शल योद्धा सामने आए। कुछ जीते, कुछ हारे। लेकिन संक्षेप में उनका प्रदर्शन बेहद साधारण था। ये सही था, साधारण। इसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। हालांकि इस देश के योद्धाओं को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसके नाम से ही इसका कारण समझ में आ जाता है। प्राचीन देश। ऐसे बहुत कम देश थे जो खुद को प्राचीन देश कह सकते थे। इनमें से एक था जिया देश, दूसरा था इनका देश, तीसरा इतिहास में लुप्त हो चुका था और आखिरी था फायर देश। कंट्री फायर के बारे में कई किंवदंतियां थीं। वे अपनी प्राचीन मूर्तियों के लिए जाने जाते थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये मूर्तियां एलियंस द्वारा बनाई गई हैं। दूसरों ने कहा कि ये किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, वगैरह वगैरह। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि एक बात की पुष्टि वे सभी कर सकते थे।
इस देश की एक विरासत थी जिसके बारे में बाहरी लोग नहीं जानते थे। प्राचीन देश भले ही मजबूत न हो, लेकिन उनकी अपनी विशिष्टताएं थी। साथ ही उनकी नींव ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना छोटे देश कर सके। इसलिए जब वेलेरिया ने कंट्री फायर को चुनौती भेजी तो अन्य मार्शल योद्धाओं ने उनकी ओर देखा। कंट्री फायर के मार्शल योद्धा अनोखी वेशभूषा में सजे हुए थे। वे कंट्री इनका के भिक्षुओं की तरह ही अनोखे थे। यद्यपि वे आधुनिक पोशाक पहने हुए थे, लेकिन उनके पास कुछ प्राचीन सामान भी थे, जैसे कि सुनहरे बाजूबंद और पायल। इन लोगों में एक समानता थी, उनके शरीर पर चित्र बने हुए थे। कुछ के सिर कुत्ते के थे, कुछ के सिर भेड़िए के थे, कुछ के सिर चील के थे, और कुछ के शरीर पर एक आंख भी बनी हुई थी। जब वेलेरिया ने उन्हें चुनौती देनी चाही तो कंट्री फायर के लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर एक लंबा और मांसल गंजा आदमी उठकर अखाड़े में चला गया। देहाती सुअर वेलेरिया। वेलेरिया ने सीधे कहा, एड्स बाय पब फ्यूचर मिनकलाफ। मांसल आदमी ने धीमी आवाज में कहा, कृपया। वेलेरिया ने उसे मार्शल योद्धाओं के धनुष से अभिवादन किया। फिर उसके शरीर में मौजूद शक्ति विस्फोटित हो गई और वह मेनकलाफ की ओर बढ़ी। उसकी युद्ध रणनीति सीधी थी क्योंकि उसकी ताकत उसके भौतिक शरीर में निहित थी। सुनहरे बल की चमक के नीचे वह एक सुनहरी युद्ध देवी की तरह लग रही थी। उसने अपनी मुट्ठी उठाए और उसे नीचे गिरा दिया। मेनकलाफ ने आंखें सिकोड़ ली। जोरदार चीख के साथ उसके शरीर में मौजूद शक्ति भी फूट पड़ी, जिससे उसका शरीर दुगना बड़ा हो गया, मानो उसके भीतर कोई भयावह शक्ति छिपी हो। उसने वेलेरिया का सीधा सामना किया। धमाका। दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं और बल तरंगे उत्पन्न हुई। हालांकि उनके शरीर जमीन से चिपके हुए लग रहे थे और तस्वीर रुकी हुई लग रही थी। वे हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनके चारों ओर बल तरंगों के घेरे फैल गए थे। हवा में कंपन होने लगा क्योंकि अवशिष्ट बल फैलता जा रहा था। यह दृश्य निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक शक्ति के कारण उत्पन्न हुआ था। ये दोनों ही मार्शल योद्धा ताकत पर आधारित मार्शल योद्धा थे। उनका हमला करने का तरीका सरल और सीधा था। उन्होंने किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी मुट्ठी से एक दूसरे पर हमला किया। लगातार धमाके की आवाजें आ रही थीं। दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। उनकी क्षमता निम्न स्तरीय सामान्य अवस्था तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने पहले भी इस अवस्था में मार्शल योद्धाओं को देखा था, लेकिन उनमें से बहुत से विशुद्ध शक्ति प्रकार के मार्शल योद्धा नहीं थे। इस आक्रमणकारी पद्धति ने सभी को बड़ा झटका दिया। वांग टेंग को बहुत गुस्सा आया। वेलेरिया वाकई एक अनोखी महिला थी। कितने मर्द उसके मजबूत शरीर को संभाल पाएंगे? उन्होंने स्वीकार किया कि उनमें एक क्षमता नहीं थी। दरअसल उसे कोई भी आइडिया नहीं देना चाहिए। अगर वह फिर से उसे परेशान करना जारी रखती है तो उसे सीधे उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। एक महिला हंट का कोई भविष्य नहीं था। वांग टेंग उस दृश्य के बारे में सोचकर कांप उठे। झू युशाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अतीत में वेलेरिया द्वारा वांग टेंग के प्रति प्रेम की घोषणा याद आ गई थी। ये प्यार थोड़ा भारी था। एड्स बाय पब फ्यूचर। झू युशाओ ने सहानुभूति में वांग टेंग के कंधे को थपथपाया और उसे मैं समझता हूं वाली नजर से देखा। कुओ फे, यानबो, म्यू झिगुओ और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। वे एक एक करके आगे बढ़े और वांग टेंग के कंधे थपथपाए। उनके हाव भाव एक जैसे थे। उन सभी में एक जैसी सहानुभूति देखी जा सकती थी। भाई, ये कठिन होगा। वांग टेंग दंग रह गया। उनके हाव भाव क्या थे? ये लोग कौन सी अजीब बातें सोच रहे थे? उनके कामों और दिखावट से वांग टेंग को लगा कि वह एक सुंदर राजकुमार बन गया है, जिसे एक दुष्ट महिला ड्रैगन ने अपहरण कर लिया है। उसका अंत दुखद था। चले जाओ, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वांग टेंग ने दांत पीसते हुए कहा। हम समझते हैं। हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, क्यू फेई और अन्य लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया। वांग टेंग। बूम बूम बूम। अखाड़े में भीषण युद्ध जारी रहा। वेलेरिया और मेनकलाफ एक दूसरे से टकराते रहे, अपने प्रतिद्वंद्वी को मुट्ठियों से मारते रहे। कभी कभी धीमी धमाकों की आवाजें भी सुनाई देती थीं। ये शरीर पर मुट्ठियों के प्रहार की ध्वनि थी, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ महसूस नहीं हुआ। उनके भौतिक शरीर पर बार बार जोरदार प्रहार हुए। उन्हें बार बार बाहर फेंका गया, फिर भी इससे उनका हौसला नहीं टूटा। वे वापस उड़कर मुक्का मारने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। ये दोनों योद्धा रोबोट नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे अपनी सीमा पर पहुंच गए। इस समय वे भारी सांस ले रहे थे और बिना पलक झपकाए एक दूसरे को घूर रहे थे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ये दोनों लोग ताकत में बराबर थे। दोबारा, दोबारा। वेलेरिया और मेनकलाफ एक साथ चिल्लाए।
वे फिर एक दूसरे की ओर दौड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर। बूम बूम बूम। अखाड़े में धीमी सी आवाजें गूंजने लगी। दूसरे देशों के योद्धा हैरान थे। क्या ये दोनों लोग पागल हो गए थे? इस समय वे दोनों थक चुके थे, लेकिन फिर भी वे लड़ते रहे। अखाड़े में मौजूद दोनों प्रतियोगियों ने सबकी निगाहों को अनदेखा कर दिया। वे हर टक्कर के बाद फिर से ऊपर चढ़ गए और एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। समय बीतता गया। वे बुरी तरह से घायल हो गए थे। चाहे उनका शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वे इतने हिंसक मुखों को झेल नहीं पा रहे थे। धमाका। नोव एल बी जे एन एन। एक निश्चित समय पर टकराव के अंतिम दौर के बाद दोनों पक्ष पूरी तरह से थक गए थे। उनकी सेनाएं समाप्त हो गई थीं और वे जमीन पर गिर पड़े। टकराना। गिरते समय उनके शरीर अकड़ गए। धूल हवा में उड़ गई। सब लोग चुपचाप उनकी ओर देखने लगे। कई लोगों को लगा कि वे पागल हो गए हैं, उन्हें लगा कि उनके पास सिर्फ मांसपेशियां हैं, दिमाग नहीं। हालांकि इस समय उनमें से कोई भी अपनी बात कहने में सक्षम नहीं था। जो कोई भी इतने लंबे समय तक दृढ़ रहेगा, उसे सम्मान मिलेगा। इसके अलावा वे ईमानदारी से शक्तिशाली थे। वे अपने साथियों के बीच शीर्ष पर थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता था। श्वेन एग्लेरो और अन्य खिलाड़ी गंभीर हो गए। अगर उन्हें अपने जैसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता तो उन्हें उनसे जीतने का भरोसा नहीं होता। वे नहीं जानते थे कि विशुद्ध शक्ति प्रकार के मार्शल योद्धा इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। कितना भयावह! वांग टेंग ने इन दोनों लोगों को आश्चर्य से देखा। उनकी ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। हालांकि उसे यह अजीब नहीं लगा कि ताकत पर आधारित मार्शल योद्धा इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। आखिरकार उसने ताकत का एक शुद्ध रूप देखा था। प्राचीन देवता। प्राचीन देवताओं के भौतिक शरीर शक्ति के प्रतीक थे। उनके पास अल्टिमा की शक्ति थी, शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे कितने शक्तिशाली थे। प्राचीन भगवान के शरीर का निम्न स्तर जो उसके पास था, वह वेलेरिया और मेनकालाफ को हराने के लिए पर्याप्त था। अगर वह प्राचीन भगवान के शरीर में उच्च स्तर पर पहुंच जाता, तो वह कितना शक्तिशाली हो सकता था। उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और मैदान की ओर देखा। उसने उन विशेषता बुलबुले को उठाया जो उन्होंने गिराए थे। भौतिक सार तारांकन 123। भौतिक सार तारांकन 85। भौतिक सार तारांकन 115। वांग टेंग बनाम शियुएन। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन। संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। भौतिक सार। यह एक नया विशेषता बुलबुला था। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसने नहीं सोचा था कि ये दो ताकतवर मार्शल योद्धा अपनी लड़ाई के दौरान एक नई विशेषता छोड़ देंगे। जैसे ही ये गुण बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, वांग टेंग ने तुरंत अपने अंगों और मेरिडियन के माध्यम से एक गर्म धारा बहती हुई महसूस की। इसने उसके भौतिक शरीर को पोषित किया और उसका एक हिस्सा बन गया। वांग टेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने अपने भौतिक शरीर में एक खास बदलाव महसूस किया, ठीक वैसा ही जैसा तब होता है जब उसे नया शरीर मिला हो। यह एक शारीरिक बदलाव था। ये गुण उसके भौतिक शरीर को मजबूत कर सकता है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और वह सोचने लगा। ये भौतिक सार बुरा नहीं लग रहा था। यदि वह बड़ी संख्या में भौतिक सार विशेषताओं को ग्रहण कर सके, तो उसका भौतिक शरीर किसी विशेष शारीरिक संरचना को सक्रिय किए बिना भी काफी मजबूत हो जाएगा। वांग टेंग के पास अब 5 विशेष शारीरिक संरचनाएं थीं: 8 भुजाओं वाला शैतानी शरीर, झोग्यान का हृदय, बर्फ का कोकून शरीर, दानव कमलविश शरीर और प्राचीन भगवान का शरीर। हर शारीरिक संरचना की अपनी विशिष्टता और उपयोगिता होती है, लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी नींव थी। संयोग से ये भौतिक सार उसकी शारीरिक नींव को बेहतर बना सकता था। नोव एल बी जे एन एन। वांग टेंग को तुरंत इस भौतिक तत्व का महत्व समझ में आ गया। जब उसने वेलेरिया और मेनकलाफ को फिर से देखा तो उसकी आंखें सितारों की तरह चमक उठी। बॉस, छोड़ो मत, थोड़ी देर और लड़ो। वेलेरिया दर्शकों के स्टैंड की ओर बढ़ रही थी। जब उसने अनजाने में कंट्री जिया की दिशा में देखा, तो उसने वांग टेंग की तीव्र निगाह देखी और दंग रह गई। फिर मेनकलाफ के साथ ड्राइंग करने से उसकी उदास भावनाएं एक पल में गायब हो गईं। जैसी कि उम्मीद थी, वांग टेंग उसके बारे में चिंतित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंततः उसे उसके अच्छे पहलू दिख गए। उनका भविष्य उज्जवल होगा। वेलेरिया की आंखें चमक उठी और उसने वांग टेंग की ओर सिर हिलाया। अब उसके अचंभित होने की बारी थी। वेलेरिया की यह नजर बहुत अजीब थी। क्या वह कुछ गलत समझ गई थी? लेकिन उसने कुछ नहीं किया। भला गलतफहमी कैसे हो सकती है? वांग टेंग को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। उसकी भौहें बुरी तरह उछली, जिससे उसे जल्दी से उन्हें नीचे धकेलना पड़ा।
अखाड़े में कुछ विशेषता बुलबुले बचे थे। वे गायब हो रहे थे, इसलिए वांग टेंग ने बिना ज्यादा सोचे समझे उन्हें जल्दी से उठा लिया। धातु बल तारांकन 560, पृथ्वी बल तारांकन 620, भौतिक सार 3-5, भौतिक सार तारांकन 4-6। जब उन्होंने भौतिक सार गुण को उठाया तो उनकी आंखें चमक उठी। इस समय व्हाइट ईगल राष्ट्र से कोई नीचे आया। मार्शल योद्धाओं ने जब उसे देखा तो वे गंभीर हो गए। ये शीवेन था। वह नीचे आया। मुझे आश्चर्य है कि वह किस देश को चुनौती देगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? विकल्प तो बहुत कम है। ये सही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वह कौन सा विकल्प चुनेगा? देश इनका। देश जिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोलिजियम में चर्चा छिड़ गई। वांग टेंग ने साधारण दिखने वाले युवक को दिलचस्पी से देखा। उसके पास चुनने के लिए और भी बिजली बल विशेषताएं थी। बढ़िया। बिजली बल 7200/9000 9 स्टार। ब्रिगेडियर जनरल स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे केवल 1800 बिजली के बल की आवश्यकता थी। उसे उम्मीद थी कि शीवेन और अधिक मेहनत करेगा। इस समय शीवेन ने सभी की निगाहों के सामने अखाड़े में प्रवेश किया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनने के लिए कोलिजियम को स्कैन किया। जहां भी वह देखता, लोग अपनी गर्दन सिकोड़ लेते। गेराल्ट के साथ अभी अभी हुई लड़ाई से सभी को पता चल गया था कि वह कितना शक्तिशाली है। कई मार्शल योद्धा जानते थे कि वे उसके मुकाबले में नहीं हैं, इसलिए वे उससे लड़ना नहीं चाहते थे। सौभाग्य से शीवेन की नजर उन पर नहीं रुकी। उसने उन्हें पीछे देखा और आखिरकार कंट्री जिया की दिशा में रुक गया। मैं देश जिया को चुनौती देना चाहूंगा। उसके मुंह से एक शांत आवाज निकली। म्यू झिगुओ, झू युशाओ और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। शीवेन उन्हें चुनौती दे रहा था। वांग टेंग भी दंग रह गया। वह तो बस शीवेन से और अधिक विशेषता वाले बुलबुले पाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन पलक झपकते ही यह व्यक्ति उन्हें खोजने आ गया। डैन ताइक्सुआन ने म्यू झिगुओ और वांग टेंग की ओर देखा। आप में से कौन ये करना चाहता है? हर कोई समझ गया कि उनमें से केवल म्यू झिगुओ और वांग टेंग ही शीवेन के साथ लड़ाई कर सकते हैं। म्यू झिगुओ के चेहरे पर कई बार भाव बदले। अंत में उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे डर है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे करने दो। वांग टेंग अपने होठों के किनारे पर एक मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। शीवेन एक बिजली तत्व मार्शल योद्धा है। क्या तुम उसे हरा सकते हो? झू युशाओ ने पूछा। मुझे ये जानने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, वांग टेंग ने बेपरवाही से कहा। डैन ताइक्सुआन को वांग टेंग पर बहुत भरोसा था। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। अगर तुम हार गए तो वापस आने के बारे में मत सोचना। चिंता मत करो, चिंता मत करो। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और आत्मविश्वास से अखाड़े में चला गया। म्यू झिगुओ ने वांग टेंग की पीठ की ओर देखा और अचानक उसके मन में विचार आया। क्या ये वाक्य उसके लिए था? एड्स बाय पब फ्यूचर। वह प्रबुद्ध था। अतीत में एग्लिरो से हारने के कारण उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया था। इसलिए जब उसका सामना शीवेन जैसे किसी व्यक्ति से हुआ तो वह अनजाने में सोचने लगा कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन बिना लड़ाई के भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है? परिणाम जानने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। म्यू झिगुओ की आंखों में प्रेरणा की ज्वाला जल उठी। उसका मनोबल बढ़ गया और उसकी आंखें चमक उठी। वांग टेंग शीवेन के सामने आया और उसे शांति से देखने लगा। जब दूसरे मार्शल योद्धाओं ने देखा कि यह वांग टेंग है, तो वे दिलचस्पी लेने लगे। क्या ये युवक, जो एक मार्शल योद्धा और दिव्य आत्मा गुरु था, व्हाइट ईगल राष्ट्र के इस शीर्ष प्रतिभा को हरा पाएगा? बहुत से लोग उत्सुक थे। उन्होंने मैदान में मौजूद दो लोगों को देखा। चलो शुरू करते हैं। महायाजक ने उनकी ओर देखा और शांति से कहा। धमाका। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, शीवेन के शरीर से एक आभा उठी और उसकी युद्ध चेतना हवा में छा गई। उसने अपने हाथ में अपना भाला पकड़ रखा था जिसके चारों ओर बिजली की शक्ति छाई हुई थी। उसका साधारण सा दिखने वाला चेहरा अभी सुंदर और उत्कृष्ट लग रहा था। वांग टेंग एक ही जगह पर सुस्ती से खड़ा था। उसका आभामंडल संयमित था और उसका चेहरा शांत था। उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। यह दृश्य देखकर शीवेन की आंखें सिकुड़ गईं। ये वांग टेंग सरल नहीं था। उसने बिना समय बर्बाद किए जमीन पर कदम रखा और बिजली की तरह चमक उठा। उसने हवा में वार किया और अपना युद्ध भाला बाहर फेंका। धमाका। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट हुई। शीवेन बिजली की तरह नीचे उतरा और सीधा वांग टेंग की ओर बढ़ा। बहुत शक्तिशाली, जैसा कि एक बिजली तत्व मार्शल योद्धा से उम्मीद की जाती है। शीवेन की क्षमता आश्चर्यजनक है। दरवान ने गंभीर भाव से कहा। मुझे विश्वास है कि वांग टेंग जीतेगा।
वेलेरिया ने अखाड़े में खड़ी आकृति को देखा। वेलेरिया, क्या तुम्हें वह सचमुच पसंद है? दरवान ने अजीब भाव से पूछा। उसने सोचा कि वेलेरिया वांग टेंग के सामने अपनी भावनाओं को इसलिए व्यक्त करने गई क्योंकि उसकी भी वैसी ही दिलचस्पी थी। उसके लिए ये दो युवाओं के बीच का एक मजाक था। अब उसकी निगाहें देखकर उसे लगा कि उसके विचार शायद बहुत सरल हैं। मैं क्यों नहीं कर सकती? वेलेरिया ने उससे पूछा। तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी पहचान। दरवान ने आगे कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में चिंता के भाव थे। शुभकामनाएं, आगे बढ़ो। अगर वांग टेंग को पता चल जाता कि दरवान क्या सोच रहा है, तो उसे झटका लग सकता था और वह उससे कह सकता था, मिस्टर, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन उसके पास इन अनावश्यक बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। शिवेन का हमला उसके सिर के ऊपर से गुजर चुका था। वॉन्ग टेंग के कानों के पास बिजली चमक रही थी, और भयावह तूफान ने उसके बालों को बिखेर दिया था। तभी उसके हाथ में एक काला विशालकाय हथियार प्रकट हुआ। मोक्यू। शांत दृष्टि से वांग टेंग ने अपना सिर उठाया और जमीन पर पैर रखा, जिससे उसका सिर तुरंत टूट गया। उसने मोक्यू के साथ हमले का सामना किया। आग की लपटें उसके चारों ओर घूमने लगी, उसके हथियार की नोक पर ब्लेड की चमक में तब्दील हो गई। उसने मोक्यू को काट डाला। धमाका। ज्वलंत ब्लेड चमक और बिजली लड़ाई भाला टकराया। हवा में लपटें और बिजली चमकने लगी। बची हुई शक्ति बाहर फैल गई। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे पर वार करना शुरू किया, वे अलग हो गए और फिर एक दूसरे से टकरा गए। उनका युद्धक्षेत्र अखाड़े के ऊपर आसमान में स्थानांतरित हो गया। प्रकाश की एक बैंगनी और एक लाल गेंद बार बार हिंसक रूप से टकराती थी, जिससे विस्फोट होते थे जो कोलिजियम में गूंजते थे। अन्य योद्धा गंभीर हो गए। वे इस भीषण युद्ध को देखकर आश्चर्यचकित थे। लाज ईगल नेशन के अर्नोल्ड ने हैरानी से कहा, वांग टेंग की मार्शल आर्ट बहुत मजबूत है। गेराल्ड बिना अपनी नजर बदले उनकी लड़ाई को देखता रहा। वह श्वेन से हार चुका था, इसलिए जब उसने देखा कि वांग टेंग उसके हमलों का विरोध करने में सक्षम है, तो उसे थोड़ा दुख हुआ। जब एग्लेरो ने उनकी लड़ाई देखी तो उसकी आंखों में युद्ध की भावना जल उठी। धमाका। दोनों लोग एक बार फिर आसमान में टकराए और तुरंत अलग हो गए। श्वेन ने दूर से वांग टेंग को देखा और पूछा, आप एक दिव्य आत्मा गुरु के रूप में अपने कौशल का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर मैं ऐसा करूंगा तो आपके पास कोई मौका नहीं होगा, वांग टेंग ने शांति से जवाब दिया। बेशर्म। पहली बार श्वेन के शांत चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया। उसने वांग टेंग को ठंडी निगाहों से देखा और अपना भाला उसकी ओर तान दिया। इस हमले को रोकने के बाद मुझे फिर से बताओ। उसने अपना भाला आसमान की तरफ घुमाया। अचानक बादल बदलने लगे। बिजली की चमक उसके भाले पर गिरी। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया और उसकी पुतलियों में बिजली चमकने लगी। वह बहुत खुश था। ये सही है, यही है। और अधिक बिजली चमकने दो। जैसे ही उसने बिजली की चमक को देखा, उसे लगा कि असंख्य बिजली शक्तियां उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। श्वेन कितना परिश्रमी था, ये देखते हुए उसकी बिजली जैसी शक्ति शीघ्र ही ब्रिगेडियर जनरल स्तर तक पहुंच सकेगी। हालांकि उसने हमले को कम नहीं आंका। बिजली का बल अभी भी बहुत शक्तिशाली था। अगर यह उस पर गिरता तो ये काफी दर्दनाक होता, भले ही उसका शारीरिक शरीर मजबूत था। उसके शरीर से पन्ना की चमकीली ज्वाला निकल पड़ी, जबकि उसके मुंह के ऊपर एक भयावह ब्लेड की चमक दिखाई दी। एक भयावह ब्लेड चेतना हिंसक रूप से जल रही थी, अपनी बाधाओं से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। ये सब कुछ ही सेकंड में घटित हुआ। उसके सामने श्वेन का लंबा भाला पूरी तरह से बिजली के बोल्टों से ढका हुआ था। लंबे भाले के चारों ओर चिंगारियां पागलों की तरह नाच रही थीं। अगले ही पल वह आगे बढ़ गया। बिजली अजगर कहर। जब उसने अपना भाला बाहर निकाला, तो अजगर जैसी दिखने वाली बिजली की एक लंबी चमक वांग टेंग की ओर गिरी। बिजली की चमक बहुत तेज गति से घूमी और वांग टेंग के चारों ओर से घूम गई तथा उसके चारों ओर की हवा को अवरुद्ध कर दिया। उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। वांग टेंग ने भी बचने के बारे में नहीं सोचा। उसने मोक्यू को हवा में उड़ा दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिग डिपर ज्वलंत ब्लेड। 8वीं स्तर ब्लेड सचेत। धमाका। जहां भी जलती हुई ब्लेड की चमक छूती, हरे रंग की लपटें बिजली की सारी चमक को नष्ट कर देती। ये लपटें बेहद दबंग थीं। यहां तक कि बिजली भी पन्ना चमकीली लौ के सामने कोई लाभ नहीं उठा सकती थी। दिव्य अग्नि से कौन लड़ सकता है? श्वेन के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने अविश्वास से पूछा, ये कौन सी ज्वाला है? वांग टेंग उदासीन रहा और उसे उत्तर देने की जहमत नहीं उठाई। दिव्य अग्नि। आखिरकार ज्वाला की शक्ति को देखकर महायाजक ने अपने अनुमान की पुष्टि की।
जब वांग टेंग ने अतीत में इस पन्ना लॉ का इस्तेमाल किया था, तो उसने इसकी शक्ति को पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया था, इसलिए वह निश्चित नहीं था। वह केवल अनुमान लगा सकता था। वांग टेंग को दिव्य अग्नि पाने का अवसर मिला। यह है। अर्नोल्ड की आंखों में ईर्ष्या चमक उठी। उसने आह भरी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हिल्सन उनसे हार गया। दिव्य अग्नि बर्फीली शक्ति का स्वाभाविक शत्रु है, गेराल्ड ने कहा। हिल्सन को इस ज्वाला की शक्ति देखकर अपने मुंह के कोनों में ऐंठन महसूस हुई। वांग टेंग उसका कट्टर दुश्मन था। उसे एक बार फिर ईट द्वारा नियंत्रित किए जाने का डर याद आ गया। योके गहरी सोच में डूबा हुआ था और वांग टेंग को घूर रहा था। उसे भी मानना पड़ा कि वांग टेंग बहुत ताकतवर है। हो सकता है कि इस बार शुएन जीत न पाए। वांग टेंग ने बिना समय बर्बाद किए, वह एक चमकती हुई छाया में बदल गया और शुएन की ओर दौड़ पड़ा। शुएन पहले कभी इतना गंभीर नहीं दिखा था। वह फिर से वांग टेंग से टकराया। वांग टेंग की ताकत उसकी कल्पना से भी ज्यादा थी। अब वह उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। चाहे उसने दिव्य आत्मा गुरु के रूप में अपने कौशल का इस्तेमाल किया हो या नहीं, उसकी क्षमताएं उसके बराबर ही थीं। नोव LBJNN। आकाश में ज्वाला का एक गोला और बिजली का एक गोला बिना रुके एक दूसरे से टकराए, जिससे अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें निकली। शुएन ने पहले ही अपनी सारी बिजली की शक्ति छोड़ दी थी, लेकिन वांग टेंग का हमला अभी भी उतना ही शक्तिशाली था। वह कोई लाभ नहीं उठा सका। उसने अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा समाप्त कर दिया था। अगर मैच इसी तरह चलता रहा तो वह जल्द ही हार जाएगा। इस व्यक्ति की सीमा कहां थी? शुएन का चेहरा बदसूरत हो गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वांग टेंग से निपटना कितना मुश्किल था। वांग टेंग ने अपनी लड़ाई लड़ते हुए विशेषता बुलबुले एकत्र किए। जब उसने महसूस किया कि उसकी बिजली की शक्ति तेजी से बढ़ रही है, तो वह बेहद खुश था। बिजली बल तारांकन 120। बिजली बल तारांकन 80। बिजली बल तारांकन 105। उसकी बिजली जैसी ताकत ब्रिगेडियर जनरल मंच के करीब पहुंच रही थी। लड़ाई से उसकी साधना का स्तर बढ़ सकता है। कितना अद्भुत! हालांकि उसे अभी भी थोड़ा और चाहिए था। क्या शुएन को उस पर शक होने लगा था? क्या उसे थोड़ा आत्मविश्वास देना चाहिए? इस बारे में सोचते हुए उसने अपनी पुतलियां घुमाई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सख्ती से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। तुमने मुझे इस स्थिति तक मजबूर कर दिया। बिजली तत्व के मार्शल योद्धा वास्तव में शक्तिशाली होते हैं। उसने लोगों को यह आभास दिया कि वह पूरी तरह थक चुका है। उसके चेहरे का रंग उड़ रहा था और वह जोर जोर से सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। जब शुएन ने वांग टेंग की हालत देखी तो वह उत्साहित हो गया। बिजली की शक्ति फिर से फूट पड़ी। वह नए जोश के साथ वांग टेंग की ओर बढ़ा। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और उसने खुद को अंगूठा दिखाया। मैं कितना चतुर हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ो। शुएन ने वांग टेंग को निराश नहीं किया। उसने अपने दांत पीसकर अपने आसपास की बिजली की शक्ति को आकर्षित किया। उसने वांग टेंग पर एक के बाद एक हमला किया। अधिक बिजली बल विशेषता बुलबुले गिरा। एक निश्चित क्षण में वांग टेंग जो विशेषता बुलबुले उठा रहा था, अचानक कांप उठा। एक शक्ति उसकी रीढ़ की हड्डी से होकर उसके शरीर के चारों ओर प्रवाहित हुई। एक शक्तिशाली आभा अनियंत्रित रूप से आकाश में उड़ गई। बादलों का रंग बदल गया और बिजली की चांदी की चमक हवा में सांपों की तरह नाचने लगी। वे नीचे गिरे और वांग टेंग के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जिससे वह बिजली के सम्राट जैसा दिखने लगा। लाइटनिंग फोर्स ब्रिगेडियर जनरल स्टेज उपलब्धि अनलॉक। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शुएन उलझन में था। उसके आसपास की बिजली की शक्ति उसकी बात नहीं सुन रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह वांग टेंग के नौकर में बदल गई है। आखिर क्या हो रहा